तो गाइस यहाँ पर जो सैर होती है वो इस समय खड़ी होती है टावर ऑफ इटर्निटी के 6वें फ्लोर पर और उसके अपोनेंट्स होते हैं फर्स्ट होली गार्ड एंड सेकंड होली गार्ड। ये दोनों ही होली गार्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और पूरे टावर ऑफ इटर्निटी के सबसे ज़्यादा पावरफुल होली गार्ड्स है और इनकी स्पिरिचुअल पावर पहले ही 2 लाख पार कर चुकी है। और एक जब कल्टिवेटर 2 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी को पार कर जाता है तो उसके पास होती है डोमेन की पावर। डोमेन की पावर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एबिलिटी होती है। यहाँ पर जो सैर होती है वो अपनी बड़े से कटाना को उठाती है और सीधे उन दोनों होली गार्ड्स पर अटैक करती है, लेकिन वो सारी होली गार्ड्स सैर के अटैक्स को काफ़ी ज़्यादा इसलिए रोक लेते हैं और एक झटके में सैर को उड़ाकर फेंक देते हैं। शायर बहुत सारे अटैक्स इन होली गार्ड्स पर करती है, लेकिन ये होली गार्ड्स सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे। वो सैर के हर एक अटैक को काफ़ी ज़्यादा ईजिली डॉज कर रहे थे और उसको उठा कर बार बार फेंक दे रहे होते हैं। सैर भी इन दोनों होली गार्ड्स की पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा हिल चुकी थी, लेकिन वो डिसाइड करती वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। वहाँ पर जो सैर होती है वो अपने सभी टीम मेंबर्स की तरफ देखती है और कहती है मेरे पास एक टेक्निक है। दरअसल गाइस शायर के पास जो भी स्पिरिचुअल स्टोव है और डेथ गॉड का जो इनसे इनहेरिटेंस प्राप्त है उससे शायर को एक टेक्निक मिली है। उस टेक्निक का जब शायर यूज़ करेगी ना तो उसके सभी टीम मेंबर की वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी में ग्रहण कर लेगी। तो वह उनसे सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मांगती है। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचिन के सभी टीम मेंबर्स भी हाँ में सिर लाते हैं क्योंकि वो भी चाहते थे कि उनका कैप्टन जिंदा हो। तो वहाँ पर जो सैर होती है वो अपनी टेक्निक का यूज़ करती है। वह हान यू लिनसिन और सभी लोगों की बॉडी से उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ले लेती है और इसी के साथ सैर को ना 1 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है। लेकिन गाइस सैर ने सभी टीम मेंबर्स की बॉडी से उनकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी में ग्रहण कर लिया था, जिसकी वजह से ना जो बाकी लोग थे वो उनके पास इतनी भी ताकत नहीं थी ना कि वो सही से खड़े भी हो सके, उठ भी नहीं पा रहे थे ना। वो लोग समझिए एकदम थक चुके थे, उनके पास अब कुछ भी एकदम ताकत होकर नहीं बची थी। अगर इनके पास कोई नॉर्मल बंदा भी आ जाना चाकू लेकर तो इनको जान से मार सकता था, लेकिन सैर की बॉडी से उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा भयानक अनलिश होती है। साथ ही साथ यहाँ पर शायर दैट गॉड की इनहेरिटेंस की भी पावर्स का यूज़ करती है और काफ़ी ज़्यादा एक आइकॉनिक लुक देती है। शायर इस दैट गॉड की पावर के साथ इन दोनों फर्स्ट एंड सेकंड होली गार्ड्स से बहुत ही ज्यादा भयानक बैटल लड़ती है। खड़ा लड़ाई पर लड़ाई होती जा रही थी। लास्ट में जो सैर होती है वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक टेक्निक का यूज करती है। इस टेक्निक का नाम था गाइस 7 आर्ट्स ऑफ द गॉड ऑफ डेथ। सैर के पास गाइस गॉड ऑफ डेथ की इनहेरिटेंस भी प्राप्त है। साथ ही साथ सैर ने बचपन से एक टेक्निक सीखी थी गाइस, आपने देखा होगा, इसीलिए तो सैर को असैसिन टेम्पल में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल माना जाता था और सैर को उस टेक्निक को सिखाने के लिए अकेला छोड़ दिया गया था और इस टेक्निक का नाम था 7 आर्ट्स ऑफ गॉड ऑफ डेथ। और जब भी सैर इस टेक्निक का यूज़ करती थी उसके एक सेंसेस कोई ना कोई चले जाते थे। आपको याद है टेक्निक? और गाइस इस टेक्निक में टोटल 7 मूव मौजूद थे, लेकिन सैर ने कभी भी ना फर्स्ट और सेकंड मूव से ज़्यादा इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन आज वो लॉन्ग हाउचन को बचाने के लिए वह इस टेक्निक का यूज़ करती है और वो कहती है या तो आज लॉन्ग हाउचन जिंदा होगा या मैं भी मर जाऊंगी। इसी के साथ जो सैर होती है उसकी बॉडी से इतनी ज़्यादा भयानक है डेथ क्यूआई निकलती है और साथ ही साथ है सैर 7 आर्ट्स ऑफ डेथ ऑफ गॉड है। इस टेक्निक में टोटल 7 मूव मौजूद थे। तो शायर 6 मूव्स का लगातार यूज करती, जिनमें से पहले मूव का नाम था डेथ इन चाइल्डहुड, सेकंड मूव का नाम था क्लिंसिंग ऑफ डेथ, तीसरे मूव का नाम था डेथ ऑफ स्क्रीम और चौथे मूव का नाम था डेथ ऑफ गॉड किस, पांचवें मूव का नाम था डेथ ऑफ साइलेंट एनिहिलेशन और छठे मूव का नाम था डेथ इन जनरी। और गाइस शायर इन 6 टेक्निक्स को एक साथ मिला देती है और उसकी बॉडी से इतना ज़्यादा भयानक ऑरा और उसके पीछे डेथ ऑफ गॉड की एक काफ़ी ज़्यादा भयानक आकृति दिखती है। इतना ज़्यादा शायर का पावरफुल अटैक होता है ना, मतलब ऐसे एकदम किसी गॉड की तरह लग रही होती है और उसके पीछे जो डेथ ऑफ गॉड की आकृति दिखाई देती ना, क्या ही कहना था। शायर जब इस अटैक का यूज़ करती है तो वहाँ पर जो सामने फर्स्ट और सेकेंड होली गार्ड थे वो भी अपनी पूरी डोमेन की पावर लगा देते कि भाई हाँ डोमेन। बट गाइस शायर का 7 आर्ट्स ऑफ डेथ ऑफ गॉड में जो उसने 6 टेक्निक्स को कंबाइन कर अटैक किया था भाई ये इतना ज़्यादा भयानक होता है ना कि उन दोनों होली गार्ड्स के चिथड़े उड़ जाते हैं। यानी जो शायर होती है वो 6वें फ्लोर को भी क्लियर कर लेती है और
जो सैर होती है वो आसमान से गिरने लगती है और कहती है लॉन्ग हाउचेन मैं तुम्हें बचा लूँगी, और सैर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। और गाइस यह बैटल इतना ज़्यादा भयानक था ना कि इसमें सैर के सारे सेंसेस चले जाते हैं, यानी ना सैर देख पा रही है, ना सुन पा, ना ही स्मेल कर पा रही है, उसके सारे सेंसेस चले गए थे। आपको गाइस याद होगा 7 आर्ट्स ऑफ डेथ ऑफ गॉड, जब भी सारी इस टेक्निक का यूज़ करती थी उसके कोई ना कोई सेंसेस चले जाते थे, जैसे उसको दिखाई नहीं देता था, कभी कभी कोई सुनाई बंद हो जाता था। आपने पिछले एपिसोड में ऐसा बहुत बार देखा होगा। लेकिन गाइस सैर ने इस बार इतनी ज़्यादा भयानक बैटल लड़ी है ना लॉन्ग हाउचेन के लिए कि उसके सारी के सारी सेंसेस चले गए। सैर के पास केवल एक ही सेंस है बचा हुआ, वो है महसूस करने का। उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि इस समय सैर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी, उसकी बॉडी में जो भी ताकत थी वो सब खत्म हो गई थी। आसमान से ऐसे गिर रही थी शायर, और उसके टीममेट्स भी चिल्लाते शायर, लेकिन शायर अपनी उसको सुनाई कुछ भी दे ही नहीं रहा था। अब 7वां फ्लोर वो कैसे पार करेगी? ये काफ़ी ज़्यादा भयानक सीन है ना। बट गाइस जो 6वां फ्लोर होता है उसके अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा सुनहरी और पवित्र रोशनी बाहर निकलती है। यह रोशनी होती है ना वो शायर लॉन्ग हाउचेन के सभी टीममेट्स पर गिरती है, जिसकी वजह से ना लॉन्ग हाउचेन के सभी टीम मेंबर्स धीरे धीरे अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को गेन कर लेते हैं। और यह स्पिरिचुअल पावर इतनी ज़्यादा प्योर होती है कि शायर के जो सारे सेंसेस चले गए थे वो सारे सेंसेस और उसकी सारी पावर उसे वापस लौटा देती है। यानी गाइस शायर अब फिर से पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, उसे सब कुछ दिखाई सुनाई सब कुछ दे रहा होता है। यानी गाइस गॉड इलेक्ट्रोलस जानता था कि उसके टावर ऑफ इटर्निटी के जो भी 6वें फ्लोर को पार करेगा वह इतना ज़्यादा घायल हो जाएगा ना कि वो एकदम चल नहीं पाएगा, इतना ज़्यादा भयानक घायल हो जाएगा। लॉन्ग हाउचेन के सभी टीम मेंबर्स भी अपने आप को रिकवर करते हैं और वो लोग सारे लोग 10 मिनट के अंदर ही एकदम बढ़िया से रेडी हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा उन्हें खुशी मिलती है कि भाई चलो। तभी वहाँ पर जो हरे बाल वाला लिंशिन होता है वह कहता है क्या हम जीत गए, क्या अब कैप्टन जिंदा हो जाएंगे? तो वहाँ पर जो हानि होता है वह कहता नहीं, देखो यहाँ पर सारे लोग रिकवर हो चुके हैं, लेकिन लॉन्ग हाउचेन की बॉडी में जो अभी छेद है वो एकदम अभी वैसा ही वैसा है। उस जो रोशनी है उसकी बॉडी पर सारी स्पिरिचुअल घावों को ठीक तो करे, लेकिन डीमन गॉड एम्परर द्वारा जो लॉन्ग हाउचेन की बॉडी में उसका दिल चीर कर रख दिया गया है उसे वो रोशनी भी ठीक नहीं कर पा रही है। यानी हमें 7वें फ्लोर पर जाना होगा। और फिर वहाँ पर जो सैर होती है वह कहती है हाँ ये बात तो ठीक है, बट आखिर हम लोग 7वें फ्लोर तक जाएंगे कैसे? 7वें फ्लोर की कोई सीढ़ी मौजूद नहीं है। तो वहाँ पर वो लोग कहते हैं थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए, और ये लोग बढ़िया से यहाँ पर अभी भी रोशनी मौजूद थी तो उससे अपने आप को बढ़िया से रिकवर करने लगते हैं। 12 घंटे ऐसे बीत जाते हैं। 12 घंटे बाद फाइनली बधाई हो, तुम लोग 6वें फ्लोर को पार कर चुके हो और विरासत पाने के लिए योग्य बन चुके हो। लेकिन अभी भी एक टेस्ट बाकी है। ये तुम्हारे सामने एक दरवाज़ा दिख रहा है और ये रहा चाबी। और गाइस शायर के सामने एक चमचमाती हुई चाबी प्रकट हो जाती है। वहाँ पर वो आवाज़ बोलती है जो गॉड इलेक्ट्रोलस की होती है कि इस दरवाजे को खोलो और यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, तुम उस सीढ़ियों रास्ते 7वें फ्लोर पर आओ जहाँ तुम मेरी विरासत को हासिल कर सकते हो। लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ना आसान नहीं होगा। सीढ़ियों पर तुम जैसे पहली सीढ़ी चढ़ोगे तुम्हें अपना घुटना रखकर मेरे सामने झुकना होगा, और फिर जैसे तुम दूसरी सीढ़ी पर चढ़ोगे वहाँ पर भी अपना घुटना रखकर झुकना होगा। यानी गाइस जितनी भी सीढ़ियाँ हैं उसमें चलना है और फिर गॉड इलेक्ट्रोलस के सामने झुकना है। लेकिन गाइस शायर लॉन्ग हाउचेन को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, इसलिए वह इस शर्त को भी मान लेती है। और यहाँ पर अगर शायर को कोई ये भी बोलता कि लॉन्ग हाउचेन को बचाने का केवल एक ही उपाय है, तुम्हें अपना दिल चीर कर लॉन्ग हाउचेन के सीने में लगाना होगा, तो शायर बिना एक बार झिझके तुरंत अपना सीने से दिल निकाल कर लॉन्ग हाउचेन के शरीर में लगा देती। और गाइस इसका सबूत आपको आगे जब शायर सीढ़ियों पर चढ़ेगी तब पता चलेगा। तो फिर वहाँ पर जो शायर होती है वो लॉन्ग हाउचेन को फिर से अपने पीठ पर बांध लेती है और जो उसके पास चाबी था उससे दरवाजे को ओपन करती है। वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ऐसी सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। दरवाज़ा तो कहीं था ही नहीं, जैसे अनंत सीढ़ियाँ थी। वहाँ पर जो शायर होती है वो सीढ़ी पर एक कदम अपना रखती है
और फिर वह घुटने के बल आकर वो पहली सीढ़ी पर झुकती है और सेकंड सीढ़ी पर वह एंटर करती है। बट वहाँ पर सैर एक बात नोटिस करती है, जो सैर की सारी टीम मेंबर्स है ना, वह इस दरवाजे के अंदर एंटर नहीं कर पा रहे हैं। केवल सैर और लॉन्ग हाउचन ही इस सीढ़ियों पर चढ़ पा रहे हैं। वो लोग ट्राई तो किए थे, बट जो सुरक्षा कवच नहीं था ऐसे सीढ़ियों पर लगा हुआ, वो लोग को बाहर फेंक दे रहा था। यानी गाइस इस सीढ़ी पर केवल शायरी थी और उसके पीछे लॉन्ग हाउचन। वहाँ पर गाइस एक बात और नोटिस करती है शायर, जैसे ही शायर ने इस सीढ़ियों पर कदम रखा था ना, उसकी सारी पावर, चाहे कोई भी स्पिरिचुअल पावर हो, सब की सब गायब हो चुकी है। मतलब शायर अब यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान बन चुकी है। वो अपनी पीठ पर लॉन्ग हाउचन को लादी हुई थी जो 80 किलो का था। हाँ, यहाँ पर शायर के पास अगर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी और बाकी कल्टीवेशन पावर होती तो शायर इस लॉन्ग हाउचन को अपनी पीठ पर बहुत दूर तक चली जाती, बट उसके पास कोई भी पावर नहीं है भाई। वो एक साधारण सी लड़की बन चुकी है। उसने लॉन्ग हाउचन की 80 किलो वजन को ऐसे टांगा हुआ है और सीढ़ियों पर जैसे जैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी, आसमान से उस पर बहुत ही ज़्यादा भयानक प्रेशर लग रहा था। और इस प्रेशर की वजह से एकदम समझे काय डगमगा एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ी थी। शायर फाइनली 20वीं सीढ़ी तक पहुंच जाती है, लेकिन भाई अब उस पर इतना ज़्यादा भयानक प्रेशर हो रहा था ना कि वो अपना ऐसे कदम भी नहीं उठा पा रही थी। और शायर समझे एकदम पसीना पसीना, जैसे उसको चक्कर आ जाएगा। बट वह वहाँ पर केवल एक ही शब्द बोल रही थी, लॉन्ग हाउचन को मैं जीवित कर रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान भी क्यों न निकल जाए। इसी शब्द के बोलने के बाद वही फिर से आगे बढ़ने लगती है और फाइनली वह 30वीं सीढ़ी तक पहुँच जाती है। भाई 30वीं सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते ना, जो शायर का घुटना था उसके अंदर से एकदम छिला उला गया था, खून बह रहा था। क्यों गाइस, शायर को हर सीढ़ी पर पहुँचने के बाद घुटने पर आकर झुकना था और आसमान से जो प्रेशर पड़ा था उसकी वजह से जब झुकती है ना, तो ऐसे पूरा रगड़ा उगड़ा जा रहा था, कैसे कैसे पकड़ कर ऐसे खड़े उड़े हो रही थी। भाई उसका पूरा घुटना एकदम छिल चुका था। जो लॉन्ग हाउचन के बाकी टीम मेंबर्स थे वो भी बाहर से देखते हैं, वो लोग भी शौक थे कि भाई ये हो क्या रहा है। शायर जो एक लेवल 8 की कल्टीवेटर है और जिसने यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स को हरा दिया, वो आखिर लॉन्ग हाउचन को अपनी पीठ पर टांग कर सीढ़ियाँ क्यों नहीं चढ़ पा रही है। फिर उन लोग को एहसास हो जाता कि भाई जैसे शायर ने सीढ़ियों पर कदम रखा था, शायर की सारी कल्टीवेशन चली गई है और ऊपर से उस पर आसमान से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे शायर सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही है उस पर बहुत ही ज़्यादा भयानक प्रेशर है। और गाइस वो लोग देखते हैं ना, जैसे शायर सीढ़ियों पर चढ़ती जा रही थी ना, सीढ़ियाँ जो गोल्डन कलर की थी, कुछ सीढ़ियाँ लाल हो गई थी। और उन लोग को एहसास होता भाई शायर का खून है, मतलब इतना सादा उसका खून बच चुका था कि सीढ़ियाँ जो गोल्डन कलर की कभी थी वो एकदम लाल लाल दिख रही थी। और वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी होते हैं शायर के लिए, बट वो लोग शायर के लिए चिल्लाते हैं, शायर तुम कर सकती हो, शायर तुम कर सकती हो, ताकि शायर का जोश बना रहे। और वहाँ पर जो गाइस शायर होती है वो भी चिल्लाती है, मैं लॉन्ग हाउचन को जिंदा कर आऊँगी। इसी के साथ वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है, 40 सीढ़ी, 50 सीढ़ी, 60 सीढ़ी, 70 सीढ़ी, 80 सीढ़ी। और गाइस जैसे शायर 80 सीढ़ी पर चढ़ती है ना भाई, उसको एकदम चक्कर आ जाता है। मतलब इतना सादा उसका खून ऐसे बह हो रहा था ना कि भाई तुरंत वो ज़मीन पर गिर जाती है, सीढ़ियों से डुगुर जाती है। इसने होता है, घुटने पर आई थी, चक्कर, बेहोश हो गई थी। लेकिन गाइस कुछ 2-3 सीढ़ियाँ शायर ऐसे डुगरी थी, बट वो ऐसे सीढ़ी को पकड़ लेती है ऊपर से और ज़्यादा नीचे नहीं जाती है। और फिर पकड़े ही बेहोश हो जाती है, मतलब सीढ़ी को छोड़ती नहीं, इसे पकड़े हुए बेहोश थी। शायर की बॉडी से में बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा था और शायर 1 घंटे तक लगातार बेहोश रहती है। लॉन्ग हाउचन को जो सभी टीम मेंबर्स हैं उसे शायर को देखकर गॉड इलेक्ट्रोलस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लोग दरवाज़ा पीटते हैं, खोल, हमें भी अंदर आने दे, हम भी मदद कर देंगे। लेकिन वो लोग देखते हैं कि भाई दरवाज़ा नहीं सील लगा हुआ था, कोई भी अंदर नहीं जा सकता था सीढ़ियों पर, तो वो लोग केवल दरवाजे को पीट रहे थे, खोल, गाली बक रहे थे कि खोल इलेक्ट्रोलस खोल। बट गाइस उनके पीटने और चिल्लाने से कुछ भी नहीं होता। शायर फाइनली फिर से 1 घंटे बाद अपनी आंखें खोलती है और फिर से किसी तरह सीढ़ियों पर बैठती है। सीढ़ियाँ थोड़ा ज़्यादा ही चौड़ा था और फिर वह कहती है,
मैं लॉन्ग हाउचन को जीवित कर रहूंगी। इसी के साथ सैर फिर से खड़ी होती है और फिर से लॉन्ग हाउचन को बढ़िया से पकड़ती है और फिर से सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देती है। गाइस फाइनली सैर 200 सीढ़ियाँ चढ़ती है और इन 200 सीढ़ियों चढ़ने तक वो 7 बार बेहोश होते हैं। लेकिन जब भी वो बेहोश हो रही थी ना, सीढ़ियों को ऐसे पकड़ ले रही थी, मतलब बेहोश होने से पहले कि भाई नीचे ना गिरूँ। और भाई 7 बार बेहोश हुई थी और 200 सीढ़ी बाद जब वो बेहोश हुई थी ना, 7 घंटे बाद उसकी आंखें खुली थी। गाइस इन 200 सीढ़ियों तक चलने तक ना शहर के पीछे जो भी सीढ़ियाँ था एकदम लाल लाल थी, क्योंकि वो बार बार मतलब 7 बार गिरी थी। उसका सर भी ऐसे फट चुका था, खून ही खून बह रहा था। पैर की जो हड्डियाँ थी वो भी दिख रही थी, क्योंकि गाइस इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर बन चुका था। आसमान से भी प्रेशर, लॉन्ग हाउचन का भी वेट है, लेकिन वो हार नहीं मान रही थी। इसे पकड़ पकड़ कर चढ़ रही थी। भाई इतना ज़्यादा दर्दनाक वाला सीन था ना, जिससे देख कर लॉन्ग हाउचन के टीममेट्स को भी बहुत ही ज़्यादा मतलब कायर के लिए दुख हो रहा था और वो लगातार दरवाजे को पीट रहे थे। वहाँ पर वो जो मैगडल जिसके पास नहीं है, जो किसी का भी रूप धारण कर लेता है, वो लड़की तो ना शहर का मतलब इतना ज़्यादा भयानक खून वाला दृश्य ही नहीं देख पाते, बेहोश हो जाती है। लेकिन 7 घंटे बाद जब सायर की आंखें खुली थी ना, तो वो फिर से किसी तरह जोश ऐसे मतलब अब खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। सायर ऐसे लेटी हुई थी सीढ़ी पर, लेकिन वह देखती है कि 10 सीढ़ी बाद एक ऐसे दरवाज़ा है। तो सायर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके अंदर एक और होप आ जाती है कि फाइनली 200 सीढ़ियों चढ़ने के बाद 10 सीढ़ी और फिर वहाँ पर वो दरवाज़ा जहाँ से मैं 7वें फ्लोर पर एंटर कर सकती हूँ। इसी के साथ वह किसी तरह रेंगते ओंगते लॉन्ग हाउचन को पीठ पर लाते कहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्द में ना वह उस गोल्डन दरवाजे तक पहुँच जाती है और कहती है मैं लॉन्ग हाउचन को जिंदा कर रहूँगी। मतलब गाइस एकदम खून ही खून, पूरा लाल हो चुकी थी खून से सायर। बट वह अपनी पूरी ताकत लगाकर 10 सीढ़ी और चढ़ती है और वो गोल्डन दरवाजे को टच करके ही कहती है, लॉन्ग हाउचन मैं तुम्हें जिंदा कर लूँगी। बट गाइस जैसे ही उस गोल्डन दरवाजे को टच करती है, गोल्डन दरवाज़ा गायब हो जाता है और 10 सीढ़ी बाद दिखाई देता है, जिसे देखकर लॉन्ग हाउचन के टीम मेंबर्स को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उनके सामने जो सीढ़ियों पर फॉर्मेशन लगी हुई दरवाज़ा था उस पर पीटने लगते हैं कि भाई तूने ये क्या किया। वह किसी तरह से 10 सीढ़ी तक पहुंचकर गोल्डन दरवाजे तक पहुंचने वाली थी, तूने 10 सीढ़ी और आगे कर दिया। मतलब पीटने उठने लगते हैं, गंदी गंदी गालियाँ इलेक्ट्रोलस को देने लगते हैं, भाई मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मतलब सायर इतनी ज़्यादा घायल थी, फिर से 10 सीढ़ी ऊपर चला गया। बट गाइस सायर होप नहीं छोड़ती है। गाइस आगे क्या होगा, यह सीन काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। मैं भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गया। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हैं, मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डाल दूँगा। और गाइस इस पूरे एपिसोड्स को बनाने में ना मैंने 30 से भी ज़्यादा चैप्टर्स को पढ़ा है, तो 1 लाइक तो बनता ही। मैं चाहता तो अगर इस एपिसोड को 1 घंटे का बना सकता था, बट मैंने इसमें बहुत सारी फाइट्स को हटा दिया, आप भी इससे बोर हो जाते, इसलिए थोड़ा सा मैंने इस एपिसोड में रोमांचक वाली चीज़ें रखी हैं। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि सायर लॉन्ग हाउचन को किस प्रकार से जिंदा करेगी। इसके पार्ट 2 को अगर आपने हमारे पार्ट 1 को मिस कर दिया है तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह ही दे दिया है, तो प्लीज़ एक बार उसे चेकआउट ज़रूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो सायर थी वह टावर ऑफ इटर्निटी के 6वें फ्लोर से 7वें फ्लोर पर जाने के लिए वहां पर जो गोल्डन सीढ़ियां गॉड इलेक्ट्रोनिक्स ने प्रकट की थी उस पर चढ़ रही थी। गाइस सायर इसी को चढ़कर 7वें फ्लोर पर पहुंचेगी, जहां पर लॉन्ग हाउचन को वापस से जिंदा करने का तरीका है। तो वहां पर जो सायर होती है वो गाइस गोल्डन सीढ़ियों पर काफी ज्यादा घायल हो जाती है, क्योंकि सायर जैसे गोल्डन सीढ़ी पर चढ़ रही थी भाई उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गई थी और ऊपर से उसने लॉन्ग हाउचन को अपने पीठ पर लाद कर रखा था और आसमान से जो उस पर प्रेशर बनाया जा रहा था उसका कहना क्या, वो सारी चीज़ें आपने पिछले एपिसोड्स में देखा हुआ था। तो यहाँ पर जो सायर होती है वो जैसे ही गोल्डन दरवाजे तक पहुँचती है, गोल्डन दरवाजा भाई गायब हो जाता है और फिर से 10 सीढ़ी ऊपर चला जाता है। यह देखकर लॉन्ग हाउचन के सभी टीम मेंबर्स को गॉड इलेक्ट्रोलस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। कुछ तो दरवाज़ा पीट रहे, दरवाज़ा खोल मतलब काफ़ी ज़्यादा एकदम गुस्सा से भर चुके थे। बट वहाँ पर जो सायर होती है वह उस दरवाजे को जब नहीं छुपाई होती है तो ऐसे सीढ़ियों पर घिरी होती है, लेकिन वह फिर से ऐसे सीढ़ियों को पकड़ लेती है और वह डिसाइड करती है कि वह ऐसे पीछे नहीं हटेगी।
या लॉन्ग हाउचन जिंदा होगा या खुद ही वो अपनी जान इन सीढ़ियों पर निकाल लेगी। शायर किसी तरह से फिर से घुटने पर बैठती है और उसने लॉन्ग हाउचन को ऐसे जोर से पकड़ लेती है, क्योंकि गाइस वो अपने सामने फिर से 10 सीढ़ी बाद उस गोल्डन दरवाजे को देखती है। शायर ऐसे कुछ मिनट तक ऐसे उस सीढ़ी पर बैठी होती है और फाइनली एक गहरी सी सांस लेती है, उसके माथे से खून टपकता है और फिर वह खड़ी होती है और ऐसे मतलब बाकी 10 सीढ़ियों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से चढ़ती है, मतलब ऐसे घुटने की बली चढ़ रही थी। अब उसके पास उतनी ताकत नहीं थी ना कि सही से खड़ी हो पाए, तो वह घुटने की बली 10 सीढ़ियों तक गाइस चढ़ती है और ऊपर से प्रेशर और भी ज़्यादा खतरनाक बढ़ चुका था। लेकिन बहुत ही ज़्यादा कोशिशों के बाद, बहुत सी ज़्यादा दर्द सहने के बाद वो उस गोल्डन दरवाजे तक पहुंच जाती है। भाई ये सीन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और दर्दनाक होने वाला है। जैसे शायर उस गोल्डन दरवाजे को टच करती है, वहाँ पर एक सुनहरी लाइट फैल जाती है और वह गोल्डन दरवाजा शायर को अपने अंदर ले लेता है। यानी शायर और लॉन्ग हाउचन उस गोल्डन दरवाजे के अंदर फाइनली चले जाते हैं। यानी यहाँ पर सीधे कहने का यह मतलब है कि जो शायर और लॉन्ग हाउचन है वो फाइनली टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर तक पहुँच चुके हैं। लॉन्ग हाउचन के टीम मेंबर्स जैसे इस नज़ारे को देखते हैं, उन्हें थोड़ा सा राहत है और संतुष्टि महसूस होता है कि फाइनली जो लॉन्ग हाउचन और शायर हैं वो टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर तक पहुंच चुके हैं। वहां पर सारे लोग प्रार्थना करने लगते हैं कि भाई शायर ठीक हो जाए और लॉन्ग हाउचन को भी इस जिंदगी में वापस ला दिया जाए, यानी लॉन्ग हाउचन सीधे जिंदा हो जाए। और फिर गाइस हमें टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर को दिखाया जाता है। टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर पर एकदम सारी जगह गोल्डन गोल्डन लाइट्स फैली हुई थी। वहाँ पर जो शायर और लॉन्ग हाउचन की बॉडी थी वो आसमान में ऐसे उड़ रही थी। इस समय गाइस शायर बेहोश थी और गाइस टावर ऑफ इटर्निटी में जो गोल्डन रोशनी थी वो शायर के सारे चोटों को ठीक कर रही थी। शायर इस समय बेहोश जरूर थी और उस गोल्डन रोशनी ने लॉन्ग हाउचन की बॉडी को शायर की पीठ पर से उतार कर थोड़ा सा साइड रख दिया था। लेकिन गाइस इस समय शायर बेहोश तो थी, बट उसने अभी भी लॉन्ग हाउचन का हाथ ऐसे पकड़ी हुई थी एकदम जकड़ कर। गोल्डन रोशनी भी उसे नहीं छुड़ा पाई थी। वो गोल्डन रोशनी ज़्यादा ऐसे करती उड़ती नहीं है और शायर को हील करने लगती है। और फिर वहाँ पर हमें शायर के सपनों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शायर को लॉन्ग हाउचन के साथ बिताए गए सभी अच्छे पल याद आ रहे थे। तभी वहाँ पर शायर के सपनों में गोल्डन रोशनी फैल जाती है, तो शायर जोर से चिल्लाकर अपने होश में आती है लॉन्ग हाउचन। और फिर वो अपने सामने टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर पर देखती है। 7वें फ्लोर पर ऐसे गोल्डन रोशनी मंडरा रही होती है। शायर अपने सामने एक ऐसे ताबूत को देखती है। गाइस वो ताबूत काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था, उस पर काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के मोती, रत्न और काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी लेवल के ट्रेजर्स जुड़े हुए थे। और उस ताबूत से एक रोशनी ऐसे बाहर निकलती है और वहाँ पर एक बंदा प्रकट होता है। ये होता है गॉड इलेक्ट्रोलस। वहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वो शायर की तरफ देख कर कहता है, सच में यह बंदा इसके काबिल था। शायर बिना एक भी पल झिझके हुए बोलती है, हाँ लॉन्ग हाउचन इसके काबिल है और आप इलेक्ट्रोलस हैं। तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलस शायर की तरफ देखता और मुस्कुराते हुए बोलता है, कितनी साफ दिल की लड़की है। वैसे बच्ची शायर, मैं यहाँ पर जानता हूँ तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तुम यहाँ पर मेरी इनहेरिटेंस को प्राप्त करने के लिए आई हो, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे पास गॉड ऑफ डेथ की इनहेरिटेंस है और जो गॉड ऑफ इनहेरिटेंस है उसके पास एक प्यूरीफाई करने की पावर है, और वो जो प्यूरीफाई करने की पावर है वो मेरी पावर के जस्ट अपोजिट है। यानी गाइस आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलस की जो ऊर्जा है ना वो एक इविल टाइप की ऊर्जा है, क्योंकि गॉड इलेक्ट्रोलस जब किसी को मारता है, चाहे वो इंसान हो या कुछ भी, तो गॉड इलेक्ट्रोलस उसकी बॉडी से सारी मृत्यु ऊर्जा खींच लेता है और फिर वह उससे ताकतवर बनता है और वह उसकी सोल को भी जगाता है। तो किसी को मार कर उसके अंदर से सारी एनर्जी अब्सॉर्व करना ये एक इविल मेथड ही है ना। लेकिन जो शायर की ऊर्जा है वह किसी भी डेड बॉडीज या किसी भी आत्मा को प्यूरिफाई कर सकती है, यानी उसे मुक्ति दिला सकती है। लेकिन गॉड इलेक्ट्रोलस मुक्ति नहीं देता बल्कि अपना गुलाम बना लेता है। तो यहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलस यही बोलता है कि शायर बच्ची तुम्हारी जो ऊर्जा है वो मेरे जस्ट खिलाफ है, यानी तुम मेरी विरासत को हासिल नहीं कर सकती। लॉन्ग हाउचन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल था।
वहाँ पर जो कायर होती है वो गॉड इलेक्ट्रोलस की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि लॉन्ग हाउचेन को बचाने का केवल एक ही उपाय था कि वह गॉड इलेक्ट्रोलस की विरासत को प्राप्त करे और फिर ही वह लॉन्ग हाउचेन को जिंदा कर सकती है। इसलिए वहाँ पर वो भी थोड़ा सा गुस्से में बोलती है, आपने बोला था कि इस टावर ऑफ इटर्निटी के जो भी 7वें फ्लोर तक पहुँच जाएगा विरासत तो उसे ही मिलेगी ना, तो अब आप ऐसे पीछे कैसे हट सकते हैं। तो वहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वो शायर की तरफ देखता और कहता है, मेरे जीवन काल में तुम ऐसी पहली व्यक्ति होगी जो मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज़ में बातें कर रही हो। जैसे शायर ये बात सुनती है वह तुरंत गॉड इलेक्ट्रोलस के सामने घुटने पर आ जाती है और कहती है, मुझे अपनी विरासत दे दीजिए, क्योंकि केवल यही रास्ता है लॉन्ग हाउचेन को वापस से जिंदा करने का, कोई तो रास्ता होगा। तो वहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वह कहता है, बेटी तुम मेरे सामने ऐसे मत झुको, क्योंकि तुम पहले ही सारे टेस्ट को पास कर आ चुकी हो। दरअसल बात यह है कि तुम मेरी विरासत को हासिल तो कर सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें गॉड ऑफ डेथ की इनहेरिटेंस को छोड़ना होगा। वहाँ पर जो शायर होती है वह कहती है, हाँ मैं ये भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलस बोलता है, अरे पागल लड़की तुम समझी नहीं, जब तुम गॉड ऑफ डेथ की विरासत को छोड़कर मेरी नेक्रोमेंसी ऊर्जा को अपनाओगी तो इस प्रोसेस में तुम्हारी बॉडी में इतना ज़्यादा भयानक पेन होगा, साथ ही साथ तुम्हारी बॉडी पर जितनी भी खूबसूरत चमड़ी यानी तुम्हारी जो भी सुंदरता है वो सारी खत्म हो जाएगी, तुम एक जॉम्बी की तरह दिखोगी। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये जो लॉन्ग हाउचेन है वो जब वापस से अपने शरीर में जिंदा हो जाएगा और तुम्हें जॉम्बी की तरह देखेगा तो क्या ये सच में तुमसे वही प्यार करेगा, और तुम्हारी सारी खूबसूरती चले जाने पर क्या लॉन्ग हाउचेन तुम्हें वही प्यार देगा। वहाँ पर शायर बिना झिझके बोल देती है कि जो भी होगा वो मैं देख लूँगी, आप बस इस जो भी प्रोसेस है उसको शुरू करिए। तो वहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोल फिर से समझाने की कोशिश करता है कि बेटी, बट वहाँ पर शायर बोलती है आप शुरू करिए। तो वहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वो शायर की तरफ देखता और कहता है, डेमन गॉड एम्परर की अटैक की वजह से जो लॉन्ग हाउचेन का दिल है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अगर लॉन्ग हाउचेन को जिंदा करना है ना तो मुझे यहाँ पर एक दिल की ज़रूरत है। तो वहाँ पर जो शायर होती है वह कहती है, आपको एक दिल ही चाहिए ना, और फिर वो लॉन्ग हाउचेन की तरफ देखती है। उसने लॉन्ग हाउचेन को गाइस ऐसे गोदी में उठा लिया होता है, फिर वो लॉन्ग हाउचेन के माथे पर ऐसे किस करती है और फिर वह लॉन्ग हाउचेन को ज़मीन पर रखती है। शायर की आंखों में आंसू होते हैं, फिर शायर अपनी आंखों को पोंछती है और फिर खड़ी हो जाती है और अपने पास से अपना खंजर बाहर निकालती है और कहती है, तो आप मेरा दिल लॉन्ग हाउचेन को लगा दीजिए, और इसी के साथ मैं लॉन्ग हाउचेन के साथ हमेशा उसके दिल में रहूंगी। और इसी के साथ जो शायर होती है वो अपना खंजर बाहर निकालती है और सीधे ही अपना खंजर ऐसे अपने छाती में चीरकर अपना दिल बाहर निकालने वाली होती है। गाइस कुछ खंजर तो ना उसके दिल में ऐसे छाती में ऐसे घुस भी चुका होता है, लेकिन जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है उसकी आवाज़ गूंजती है रुको, और इसी के साथ गॉड इलेक्ट्रोलस अपनी पावर्स का यूज़ करता है और सीधे ही शायर की खंजर को दूर फेंक देता और कहता है, पागल लड़की पागल हो चुकी हो क्या, तुम्हारे खंजर में गॉड ऑफ डेथ की पावर है। अगर ये खंजर तुम्हारी छाती में चला गया होता और तुमने अपना दिल बाहर निकाल लिया होता तुम परमानेंटली डेड हो जाती, तुम्हें कभी भी इस दुनिया में रिवाइव नहीं किया जा सकता था। तो वहाँ पर जो शायर होती है वह कहती है, क्या आपके पास कोई और भी उपाय है। तो वहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वो शायर की तरफ देखता और कहता है, काश मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी जैसी अच्छी और सच्ची लड़की मिली होती तो मैं भी उसके लिए अपनी जान न्यौछावर कर देता और मैं आज ये नहीं बना होता। इसी के साथ वहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वह कहता, हाँ एक रास्ता है, चलो शर्त लगाते हैं, अगर तुम शर्त जीत जाती हो तो मैं लॉन्ग हाउचेन को वापस से जीवित कर दूंगा, बट अगर तुम शर्त हार जाती हो तो तुम्हें लॉन्ग हाउचेन को मृत्यु को स्वीकार करना होगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि लॉन्ग हाउचेन इन सभी चीज़ों के लायक है। तो वहाँ पर जो शायर होती है वह कहती है, मैं आपके साथ कोई भी शर्त नहीं लगाऊंगी, मैं लॉन्ग हाउचेन की ज़िंदगी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहती, तो मैं कोई भी शर्त नहीं लगाऊंगी।
गॉड इलेक्ट्रोलस सायर की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और इसी के साथ है जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक आभा रिलीज होती हैं। यह आभा इतनी ज़्यादा भयानक होती है कि सायर अपनी जगह पर ही जम जाती है। सायर अपने मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। साथ ही साथ सायर की चारों तरफ एक अजीब सा ऐसे बैरियर तैयार हो जाता है जो सायर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी खत्म कर देता है। और सायर समझे एकदम ऐसे पुतले की तरह, बस वो देख सकती है ना ही कुछ बोल सकती है। मतलब सीधे समझे सायर एक पुतला बन चुकी है। वहां पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वो लॉन्ग हाउचन की तरफ देखता और कहता है, मैं इस बंदे का टेस्ट लेना चाहता हूँ कि सच में ये बंदा तुम्हारे लिए लायक है या नहीं, क्योंकि मैंने इस दुनिया में अच्छे अच्छे लोगों को बदलते हुए देखा है। इसी के साथ जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है उसका हाथ ऐसे घूमता है और उसके हाथ से एक रोशनी निकलती है और ये जो रोशनी होती है वो लॉन्ग हाउचन की बॉडी पर गिरती है, जिससे लॉन्ग हाउचन की बॉडी काफ़ी तेज़ी के साथ चमकने लगती है। और गाइस लॉन्ग हाउचन की जो बॉडी में जो उसका दिल पूरी तरह से नष्ट नहीं हो चुका था वो टेम्परेरी बन जाता है। और फिर लॉन्ग हाउचन के बगल में ही एक सायर का मरा हुआ क्लोन तैयार होता है जिसके अंदर सायर का दिल नहीं था। वहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वो सायर की तरफ देखता और कहता है, बेटी मैं यहाँ पर बस तुम्हें दुनिया की सच्चाई दिखाना चाहता हूँ कि जब अपनी पर आती है तो लोग क्या करते हैं। मैं यहाँ पर लॉन्ग हाउचन को टेम्परेरी जिंदा कर रहा हूँ और मैंने तुम्हारा एक क्लोन बना दिया और उस क्लोन के अंदर तुम्हारा दिल नहीं है, देखो। और वो क्लोन समझो एक नकली है, बस उसमें एकदम असली की तरह ही लगेगा। जब लॉन्ग हाउचन वापस से जिंदा होगा तो वो देखेगा कि तुम्हारी छाती में दिल नहीं है और मैं उससे बोलूँगा कि सायर ने तुम्हें बचाने के लिए अपना दिल दे दिया है और तुम्हें लॉन्ग हाउचन देख नहीं पाएगा क्योंकि तुम इनविजिबल हो। और इसी के साथ मैं लॉन्ग हाउचन का टेस्ट लूँगा कि आखिर वह बंदा तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। तो गाइस आखिर लॉन्ग हाउचन जब जिंदा होगा और वो कार को मरा हुआ देखेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। आखिर गॉड इलेक्ट्रोलस कौन सा लॉन्ग हाउचन का टेस्ट लेगा, जिसमें अगर लॉन्ग हाउचन फेल हो जाएगा तो भाई लॉन्ग हाउचन को वो कभी जिंदा ही नहीं करेगा। तो गाइस दरअसल मेरा कॉलेज का एग्ज़ाम चल रहा था कुछ, तो इसी कारण थोड़ा सा वीडियो छोटी आ गई है। बट कल भी एक वीडियो आ जाएगी जिसमें मैं सारी चीज़ें कवर कर दूंगा। मैं इस वीडियो का टारगेट रखता हूँ 1000 लाइक्स और 100 कमेंट्स। जैसे ही जल्दी से जल्दी पूरा हो जाते हैं ना भाई, अगर आपने एक दिन के अंदर पूरा कर दिया तो जो संडे की वीडियो आएगी मैं उसका लेंथ 30 मिनट कर दूंगा। तो टारगेट पूरा कर सकते हैं तो पूरा कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस सायर किस प्रकार से लॉन्ग हाउचन को जिंदा करती है पार्ट 3। तो गाइस अगर आपने हमारे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को मिस कर दिया है तो मैंने इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो एक बार जाकर आप वहां से चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। गॉड इलेक्ट्रोलस ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए सायर को एक अदृश्य कवच में जमा दिया था जहां पर सायर केवल देख सकती थी, ना ही बोल सकती थी, ना ही अपने आप को हिला सकती थी। गॉड इलेक्ट्रोलस सायर से बोलता है, सायर मैं बस लॉन्ग हाउचन का टेस्ट लेना चाहता हूँ कि तुमने जो लॉन्ग हाउचन के लिए किया, जो इतना ज़्यादा कष्ट तुम अपना दिल भी चीर कर उसको देने के लिए तैयार हो, क्या सच में लॉन्ग हाउचन उसके काबिल है। और इसी के साथ गॉड इलेक्ट्रोलस अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए लॉन्ग हाउचन का एक टेम्पररी दिल बनाकर उसके शरीर में डाल देते हैं, यानी लॉन्ग हाउचन केवल थोड़े समय के लिए समझे जिंदा हुआ है। वहाँ पर लॉन्ग हाउचन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और फिर ऐसे माथा उठा पकड़कर आराम से बैठता है और फिर कहता है, मैं कहाँ पर हूँ। और फिर अपने सामने वह इस अजीब से जगह पर देखता है जहाँ पर चारों तरफ गोल्डन रोशनी फैली हुई थी। और फिर वहाँ पर एक आवाज़ गूंजती है, तुम्हें पता है कि तुम कहाँ पर हो और तुम मुझे जानते हो। इसी के साथ लॉन्ग हाउचन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसकी सारी मेमोरी उसे याद आने लगती हैं। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो कहता है, ये तो गॉड इलेक्ट्रोलस की आवाज़ है, क्या आप गॉड इलेक्ट्रोलस हैं और ये कौन सी मंजिल है। तो वहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलस बोलते हैं, ये टावर ऑफ इटर्निटी का 7वां फ्लोर है। लॉन्ग हाउचन यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या मैं यहाँ पर कैसे आया, मैं तो डीमन गॉड एम्परर द्वारा घेर कर मुझे मार दिया गया था ना। लॉन्ग हाउचन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलस बोलते हैं, अपने पीछे देखो, तुम्हें सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। लॉन्ग हाउचन पीछे मुड़ता है और एकदम शौक के शौक उसका जैसे दिल ही रुक चुका है, क्योंकि वहाँ पर सायर का मरा हुआ शरीर था और उसके अंदर सायर का दिल मौजूद नहीं था।
यह देखकर लॉन्ग हाउचन की आंखों से बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ आंसू आ जाते हैं और सीधे ही वह शायर के पास जाता और कहता है शायर, और लॉन्ग हाउचन बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ रोने लगता है। शायर का खून एकदम चारों तरफ फैले हुआ था। लॉन्ग हाउचन काफी ज्यादा रो रहा था और कहता है ये सब कैसे हुआ। तो वहां पर गॉड इलेक्ट्रोलस बोलता है तुम डेमन गॉड एम्परर द्वारा पहले ही जान से मार दिए जा चुके थे, और शायर ने तुम्हें बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया, कितने ज्यादा कष्टों को सहा, सारी चीजें गाइस वो लॉन्ग हाउचन को बताता है। और फिर तुम्हें जिंदा करने के लिए एक दिल चाहिए था और वो भी ताजा, तो इसीलिए शायर ने अपना दिल चीर कर तुम्हें दे दिया, और फिर मैंने अपनी पावर्स का यूज करते हुए वो दिल तुम्हारे सीने के अंदर लगा दिया। लॉन्ग हाउचन ये बात सुनकर और भी ज्यादा रोने लगता है और फिर कहता है शायर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम ये कैसे मान सकती हो कि मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ। वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो गॉड इलेक्ट्रोलस से बोलता है गॉड इलेक्ट्रोलस मेरे शरीर के अंदर जो दिल धड़क रहा है उसे निकाल कर शायर की बॉडी में लगा दीजिए। तो वहां पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वो थोड़ा सा गुस्से की आवाज में बोलता है भाई ये कोई मजाक चल रहा है क्या कि मैं इसका दिल निकाल कर इसमें लगाऊं, इसका दिल निकाल कर इसमें लगाऊं। और शायर पहले ही मर चुकी है, उसे वापस से जिंदा नहीं किया जा सकता। और लॉन्ग हाउचन मर्द रोते नहीं है, खड़े हो जाओ, ये दुनिया काफी ज्यादा बड़ी है, यहाँ पर तुम्हें और भी ज्यादा मछलियाँ मिल जाएंगी और वो भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अगर तुम्हें शायर की मौत का दुख है तो उठो, मेरी विरासत को हासिल करो और शायर की मौत का बदला लो। जब तुम मेरी विरासत को हासिल कर लोगे तो तुम इस दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाओगे, तुम्हारे सामने पूरी दुनिया झुकेगी। जैसे ही तुम इस टावर ऑफ इटर्निटी से बाहर जाओगे पूरी दुनिया को अपने सामने झुकाने की क्षमताएं पा जाओगे। और अगर तुम फिर से अपना दिल निकाल कर शायर को देना चाहते हो तो तुम फिर से मर जाओगे और शायर भी खत्म हो जाएगी। तो मेरी विरासत को हासिल करो। तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है गाइस वह शायर की बॉडी को उठाता है और फिर वह खड़ा होता है और गॉड इलेक्ट्रोलस की तरफ देख कर कहता है शायर ये ठीक हुआ कि तुम पहले ही मर गई। गाइस जैसे गॉड इलेक्ट्रोलस ये बात सुनता भाई उसे विश्वास ही नहीं होता, भाई ये क्या हो रहा है, आखिर लॉन्ग हाउचन ने ये सब तो क्या बोल दिया। फिर वहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वो माइंड टू माइंड असली वाली कायर की तरफ देखता है और वह शायर से बोलता है शायर देखा ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा मतलबी है, जब अपनी जान पर आती है ना तो सारे रिश्ते तोड़ देती है। तो वहाँ पर जो शायर होती है वो बोलती है गॉड इलेक्ट्रोलस आप लॉन्ग हाउचन को नहीं जानते। इसी के साथ हमें लॉन्ग हाउचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो गॉड इलेक्ट्रोलस से बोलता है गॉड इलेक्ट्रोलस आप भी सन ऑफ लाइट थे, आपको इस दुनिया में प्रकाश लाना चाहिए था, आपको इस दुनिया का मार्गदर्शन करना चाहिए था, लेकिन आपने अंधेरे का साथ चुना और आपने इस पूरी मानवता को अंधेरे में ढकेल दिया। अगर आपने एंशिएंट टाइम में वो पूरी तबाही नहीं मचाई होती तो आज ये डीमंस हमारी मानवता पर कभी भी भारी नहीं पड़ते। मुझे नहीं चाहिए आपकी गंदी विरासत। और लॉन्ग हाउचन एक बार फिर शायर की तरफ देखता है और फिर लॉन्ग हाउचन की आंखों से आंसू गिरते हैं। लॉन्ग हाउचन बोलता है लाइट गॉडेस आपने मुझे इस दुनिया के लिए चुना था ताकि मैं इस दुनिया में नई मानवता की किरण बन सकूं, लेकिन अब मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। शायर इस दुनिया में नहीं है तो मेरा भी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसी के साथ जो लॉन्ग हाउचन होता है वो अपने हाथों में बची हुई सारी स्पिरिचुअल पावर्स को इकट्ठा करता है और सीधे अपना सर फोड़ने वाला होता है। भाई यह देखकर गॉड इलेक्ट्रोलस काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और सीधे कहता है तुम्हें मरने की अनुमति नहीं है, और झटाक से तुरंत लॉन्ग हाउचन के हाथ को पकड़ लेता है। तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो गॉड इलेक्ट्रोलस को भी बहुत ही ज़्यादा घूर कर देखता है और कहता है क्या सच में आप मुझे ऐसा करने से रोक सकते हैं। गॉड इलेक्ट्रोलस भी लॉन्ग हाउचन की आंखों में देखता है, भाई वो भी थोड़े से समय के लिए डर जाता है। और फिर गॉड इलेक्ट्रोलस बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो चुके लॉन्ग हाउचन, एक लड़की के लिए तुम अपनी जान देने के लिए जा रहे हो, इस दुनिया में हजारों अप्सराएं हैं। तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो कहता है इलेक्ट्रोलस शायद तुम असली प्यार को नहीं समझते
और इसी के साथ जो लॉन्ग हाउचन होता है वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला होता है। गॉड इलेक्ट्रोलिस यह देखकर तुरंत पहले लॉन्ग हाउचन के सारे स्पिरिचुअल पॉइंट्स को सील कर देता और कहता भाई पागल हो चुके हो क्या, और अभी शायर मरी नहीं है बल्कि वह जिंदा है। इसी के साथ जो गॉड इलेक्ट्रोलिस होता है वो शायर की तरफ जो सारी इनविजिबल शील्ड और उसने जो शायर को जमा कर रखा था उसे आजाद कर देता है। लॉन्ग हाउचन शायर को देखता है और तुरंत काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे के गले मिलते हैं। 5 से 6 मिनट तक लोग एक दूसरे से के साथ गले मिलते हैं। गॉड इलेक्ट्रोलिस की आवाज आती है, भाई अगर तुम लोग ऐसे ही गले मिलकर ऐसे चिपके रहोगे ना तो यहाँ पर लॉन्ग हाउचन कभी भी जिंदा नहीं हो पाएगा। वैसे आप दोनों जीत चुके हैं। तो वहाँ पर जो शहर होती है वह तुरंत पहले लॉन्ग हाउचन से हटती है और फिर वो गॉड इलेक्ट्रोलिस के सामने झुक जाती है और कहती है आपने कहा कि हम जीत चुके हैं तो अब आपको लॉन्ग हाउचन को जिंदा कर देना चाहिए। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचन पहले शॉक हो जाता है और कहता है क्या मैं जीवित नहीं हूँ क्या। तो वहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलिस थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलते हैं नहीं बच्चे तुम भूल चुके हो क्या, डेमन गॉड एम्परर ने तुम्हारा पूरा दिल ही नष्ट कर दिया है और मेरी शक्ति ने केवल तुम्हारा एक टेम्परेरी दिल बनाकर तुम्हारे शरीर में लगाया है और तुम्हें केवल कुछ टाइम के लिए जिंदा किया है। अभी भी तुम पूरी तरह से जिंदा नहीं हुए हो और कुछ ही घंटों बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाती है। मैंने शहर को एक उपाय बताया था कि शहर अपना दिल निकाल कर तुम्हें दे दे तो फिर तुम जिंदा हो जाओगे। अगर शहर ने ऐसा कर दिया होता तो भाई यहाँ पर तुम अभी जो करने वाले थे वो सच में हो जाता। लॉन्ग हाउचन भी शहर की तरफ देखता और कहता है शहर तुम ये क्या मूर्खतापूर्ण वाली कार्य करने जा रही थी। अगर तुम इस दुनिया में नहीं रहती तो मैं भी तुम्हारा पीछा करते हुए उस दुनिया में आ जाता जहाँ पर तुम होती। गाइस शायर कुछ बोलती नहीं है बल्कि वह लॉन्ग हाउचन के गले लग जाती है क्योंकि उसने जब लॉन्ग हाउचन के मरे हुए शरीर को देखा था तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका केवल एक ही लक्ष्य था कि लॉन्ग हाउचन को वह किसी भी हालत में जिंदा करे और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। वहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलिस होता है इन दोनों की जोड़ी की तरफ देखता और कहता है इस दुनिया में अभी भी एक सच्चा प्यार मौजूद है, लेकिन लॉन्ग हाउचन अगर तुम्हें इस प्यार के लिए इस दुनिया में फिर से जीवित होना है तो तुम्हें मेरी विरासत को हासिल करना पड़ेगा। और विरासत को हासिल करने का मतलब तुम समझ रहे हो गाइस। अगर लॉन्ग हाउचन गॉड इलेक्ट्रोलिस की विरासत को हासिल करता है तो समझिए वो एक नेक्रोमैंसर बन जाएगा और लॉन्ग हाउचन को सन ऑफ लाइट की पावर्स को छोड़ना होगा। अगर गैस लॉन्ग हाउचन एक नेक्रोमैंसर बन जाता है तो वह एक अंधेरे का पुजारी बन जाएगा। और गैस गॉड इलेक्ट्रोलिस ने इस अंधेरी की पावर्स का यूज़ करते हुए पूरे 90% जनसंख्या को ख़त्म कर दिया था जब एंशिएंट टाइम में इंसान अपनी पावर्स पे पीक पर थे। डीमन गॉड अगर उस समय होते ना तो भाई इंसानियत में बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स थे। डीमंस कभी भी इंसानियत पर पूरी तरह से इस समय की तरह कब्जा नहीं कर पाती। इसलिए यहाँ पर लॉन्ग हाउचन गॉड इलेक्ट्रोलिस की विरासत को लेना नहीं चाहता था। तो वहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलिस होता है वो लॉन्ग हाउचन की अस्वीकृति की भावना उसकी आंखों में देख लेता है और फिर वो लॉन्ग हाउचन से बोलता है लॉन्ग हाउचन तुम्हारे पास केवल चुनने का एक ही मौका है। अगर तुमने मेरी विरासत को नहीं चुना तो तुम फिर से इस दुनिया में कभी भी वापस नहीं आ पाओगे और फाइनली तुम पक्का ही मर जाओगे और शायर भी तुम्हारे मरने के बाद वही तुम्हारा मौत का पीछा करेगी और वो भी मर जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरी विरासत को हासिल कर लेते हो तो तुम शायर के साथ हमेशा रह सकते हो और तुम मेरे विरासत के लिए एकदम बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त हो। और रही बात शायर की, वो मेरे विरासत के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि इस शायर गॉड ऑफ डेथ की इनहेरिटेंस की विरासत पाई हुई ना, और ये जो पावर्स है ना वो गॉड ऑफ इलेक्ट्रोलिस के पावर्स के बहुत ही ज़्यादा अपोजिट है। अगर शायर इन पावर्स को हासिल कर लेती है तो वो जॉम्बी की तरह दिखने लगेगी और उसकी सारी खूबसूरती भी चलेगी और शायर इन पावर्स को बढ़िया से उपयोग भी नहीं कर पाएगी और नेक्रोमेंसी में ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़ पाएगी। तो इसीलिए ना गॉड इलेक्ट्रोलिस शायर को अपना विरासत नहीं देना चाहता था। इसलिए वो लॉन्ग हाउचन से बोलता है लॉन्ग हाउचन केवल तुम्हारे पास एक ही रास्ता है इस दुनिया में आने का, मेरी विरासत को हासिल करो। तो शायर खुशी में बोलती है क्या आप लॉन्ग हाउचन के दिल का निर्माण कर सकते हैं? तो वहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलिस बोलता है हाँ, मैं स्लीपिंग कैलामिटी गॉड एलेक्स हूँ जिसने इस पूरी दुनिया में वो उखाड़ा है जो इस दुनिया में कोई भी नहीं कर पाया था। तो अगर लॉन्ग हाउचन मेरी विरासत को हासिल कर लेता है और सन ऑफ लाइट की पावर्स को छोड़कर बन जाता है नया नेक्रोमैंसर लॉर्ड,
तो लॉन्ग हाउचेन इस दुनिया में जीवित हो जाएगा। और रही बात, अगर लॉन्ग हाउचेन मेरी विरासत को हासिल नहीं करता है तो भाई मैं आखिर लॉन्ग हाउचेन को जीवित क्यों ही करूं। मुझे यहाँ पर 1-2 हज़ार साल और रहने पड़ेगा और फिर किसी बढ़िया सा उत्तराधिकारी का इंतजार करना पड़ेगा और तुम लोग खत्म हो जाओगे। तो वहाँ पर जो शायर होती है वो खुशी में लॉन्ग हाउचेन की तरफ देखती है, लेकिन तभी उसे याद आता है लॉन्ग हाउचेन सन ऑफ लाइट का उत्तराधिकारी है। और वह तुरंत लॉन्ग हाउचेन की आंखों में देखकर समझ जाती है भाई लॉन्ग हाउचेन अपने वसूलों को ऐसे छोड़कर, सन ऑफ लाइट्स की पावर्स को छोड़कर नेक्रोमेंसी नहीं अपनाएगा। तो गाइस आगे क्या होने वाला है? क्या लॉन्ग हाउचेन नया नेक्रोमेंसर लॉर्ड बनेगा, वो भी सन ऑफ लाइट्स की पावर्स को छोड़कर, या वो यहीं पर खत्म हो जाएगा? ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चैनल पर डाल रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस आखिर शायर किस प्रकार से लॉन्ग हाउचेन को वापस से जिंदा करेगी, पार्ट 4। तो गाइस अगर आपने हमारे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो मैंने इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या आप चैनल में भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। गॉड इलेक्ट्रोलस ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए लॉन्ग हाउचेन को टेम्पररी जिंदा कर दिया था और लॉन्ग हाउचेन को एक ऑप्शन दिया था कि अगर तुम सन ऑफ लाइट्स की पावर को छोड़कर मेरे नेक्रोमेंसर की विरासत को हासिल कर लेते हो तो मैं तुम्हारे दिल का पुनर्निर्माण कर दूंगा और फिर इस दुनिया में तुम हमेशा के लिए जिंदा हो जाओगे। तो अगर तुम्हें जिंदा होना है और शायर के साथ रहना है तो तुम्हें एक नेक्रोमेंसर बनना होगा। तो क्या लॉन्ग हाउचेन तुम सन ऑफ लाइट्स की पावर्स को छोड़कर एक नेक्रोमेंसर बनने के लिए तैयार हो? केवल तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है। अगर तुम मेरे ऑप्शन को स्वीकार नहीं करते हो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं करूंगा। तो गाइस वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो थोड़ा सा सोच में चला जाता है। शायर भी लॉन्ग हाउचेन की तरफ देखती है कि भाई लॉन्ग हाउचेन कौन सा फैसला लेगा। अगर लॉन्ग हाउचेन को इस दुनिया में वापस आना है तो उसे अपनी सारी मान मर्यादा को त्याग कर एक नेक्रोमेंसर बनना होगा। तो गाइस आप लोग भी सोच रहे होंगे कि लॉन्ग हाउचेन को एक नेक्रोमेंसर बन जाना चाहिए। नेक्रोमेंसर एक काफी ज्यादा खतरनाक प्रोफेशन है, लेकिन गाइस जो गॉड इलेक्ट्रोलस वाला नेक्रोमेंसर है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें आपको एक इंसान या डीमन को मारना होगा और फिर उसकी सोल को कैद कर लेना होगा। यानी गाइस आप उसकी सोल को मुक्त नहीं होने देंगे। ये काफ़ी ज़्यादा डेविलिश प्रोसेस है। तो लॉन्ग हाउचेन को इतना ज़्यादा समय तक सोचता हुआ देखकर वहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वह कहता है अरे भाई थोड़े जल्दी करो ना, मेरे को यहाँ से अब जाना भी है। मैं यहाँ पर ऐसे भूत बनकर कभी से घूम रहा हूँ। तुम जल्दी से सोचो कि तुम नेक्रोमेंसर बनोगे या नहीं। तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहता है ठीक है, मैं आपकी विरासत को प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। मैं सन ऑफ लाइट की पावर्स को छोड़ दूंगा और एक नेक्रोमेंसर बन जाऊंगा अपने प्यार के खातिर। जैसे ही यह बात शायर और गॉड इलेक्ट्रोलस सुनते हैं वो लोग एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। गॉड इलेक्ट्रोलस कहता है ये होता है एक स्लीप यार। और इसी के साथ गॉड इलेक्ट्रोलस की बॉडी के आसपास जो नेक्रोमेंसी की ऊर्जा थी वो अचानक से प्यूरिफाई होने लगती है। गॉड इलेक्ट्रोलस जोर से चिल्लाता है, पूरा जो टावर ऑफ इटर्निटी होता है वो कांप जाता है। लॉन्ग हाउचेन तुरंत गॉड इलेक्ट्रोलस के सामने झुक जाता है और कहता है मैं आपका विरासत को प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ, आप ज़्यादा गुस्सा मत होइए। वहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलस बोलता है नहीं, मेरी विरासत काफ़ी ज़्यादा खराब है। मैं तुम्हें ये विरासत नहीं दे सकता। इसी की वजह से मैंने पूरी मानवता को खत्म कर दिया और मैं नहीं चाहता तुम भी इसका यूज करो। ये बहुत ही ज्यादा घटिया चीज है। और रही तुम्हें जिंदा करने की तो मैं तुम्हें जिंदा करूंगा। और गॉड इलेक्ट्रोलस के आसपास गाइस फिर से एक अजीब सी प्योर ऊर्जा घूमने लगती है। जो पहले वो नेक्रोमेंसी की आभा उसके आसपास घूम रही थी ना, वो सारी एकदम प्योर, एकदम जैसे सन ऑफ लाइट की प्योर ऊर्जा घूमने लगती है। वहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वह थोड़ा सा शांति का सांस लेता है, लॉन्ग हाउचेन से बोलता है लॉन्ग हाउचेन क्या तुम मेरी कहानी को जानने में इंटरेस्ट रखते हो कि आखिर मैंने क्यों पूरी मानवता के 90% लोगों को खत्म कर दिया? लॉन्ग हाउचेन भी हाँ कहता है कि मैं आपकी कहानी को जानना चाहता हूँ। तो वहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलस बोलता है तो चलो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। और ये कहानी है लालच और प्यार के धोखे की। गॉड इलेक्ट्रोलस बोलता है आज से 6800 साल पहले जब मानवता अपने पावर के पीक पर थी तो इस पूरे कॉन्टिनेंट पर 3 पावरफुल किंगडम हुआ करते थे। और यही 3 किंगडम इस पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर लोग थे। और इन किंगडम्स के अंदर बहुत सारे छोटे मोटे किंगडम्स आते थे
मेरा जन्म हुआ था पोंगो किंगडम के एक छोटे से साम्राज्य में और उस साम्राज्य का नाम था सिंधी साम्राज्य। मेरे जो पिता थे वो सिंधी किंगडम के राजा थे। तो गाइस जो पोंगो किंगडम था ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। इसके अंदर बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे किंगडम्स आते थे और उन्हीं किंगडम में से एक सिंधी किंगडम में हमारे गॉड इलॉक्टोलस का जन्म हुआ था। और मेरे 6वें जन्मदिन पर मैं सन ऑफ लाइट के रूप में जागरण हुआ। तो उस दिन मेरे पिता काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें पता चला कि मैं सन ऑफ लाइट के रूप में जागृत हुआ हूँ और इस पूरे दुनिया को प्रकाश का रास्ता दिखाऊंगा, सच्चाई और अच्छाई का एक नया प्रतीक बनूंगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए खुश हुए। और मैं बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड था। 11 साल की उम्र में लेवल 4 का कल्टीवेटर बन गया। 13 साल की उम्र में मैं लेवल 5 पर चला गया और 15 साल की उम्र में मैं लेवल 6 पर चला गया। और इस पूरे 3 बड़े बड़े किंगडम में भी मेरे जितना टैलेंटेड कोई नहीं था और मैंने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। गाइस लॉन्ग हाउचन भी जब सुनता है कि गॉड इलेक्ट्रोस 15 साल की उम्र में लेवल 6 तक पहुंच गया तो वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वो भी 15 साल की उम्र में लेवल 6 तक नहीं पहुंच पाया था। तो फिर मेरे पिता ने बताया कि 3 बड़े बड़े किंगडम प्लस ग्लोरियस चर्च है, ये लोग मिलकर टैलेंट कंपटीशन करवा रहे हैं। तो गाइस आपका क्वेश्चन होगा कि भाई ये ग्लोरियस चर्च क्या है। तो गाइस जो 3 बड़ी बड़ी किंगडम्स थे ना इनसे भी पावरफुल एक चीज़ थी, वो थी ग्लोरियस चर्च। ग्लोरियस चर्च इतनी ज़्यादा पावरफुल थी ना कि जब वो हुक्म देती थी तीनों बड़े बड़े किंगडम्स को भी मानना पड़ता था, इतना ज़्यादा खतरनाक था। तो यहाँ पर भी टैलेंट कंपटीशन होता था। जिस तरह से गाइस हमने थ्रोन ऑफ स्टील में नहीं देखा था टैलेंट कंपटीशन हुआ था जहाँ पर सभी टेम्पल्स के टैलेंटेड बंदे पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसी तरह ये उस टाइम भी टैलेंट कंपटीशन होता था। तो जब मैंने उस टैलेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो मेरे सामने कोई भी बंदा नहीं टिक पाया। यहाँ तक कि ग्लोरियस चर्च के टैलेंटेड बंदे भी मेरे सामने फीके पड़ गए। मैंने सभी को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से हराया। फिर गॉड इलेक्ट्रो लॉन्ग हाउचन से पूछता है क्या ग्लोरियस चर्च अभी भी है। तो लॉन्ग हाउचन कहता नहीं, ग्लोरियस चर्च बहुत ही पहले ही खत्म हो गया जब इस दुनिया में 72 डीमन पिलर्स दिखाई दिए और इस दुनिया में डीमंस का हमला हुआ तो उन्होंने पूरी तरह से ग्लोरियस चर्च को नस्ते नाबूद कर दिया और पूरी तरह से उसे खत्म कर दिया। तो वहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलस हंसते हुए कहता हाँ उनके साथ तो यही होना था, वो लोग इतने ज़्यादा कमीने थे। अरे मैं तुम लोग को कहानी बता रहा था ना, तो मैं कहाँ पर था, तो वहाँ पर शायर बोलती है हाँ हम टैलेंट कंपटीशन के बारे में बता रहे थे। तो गॉड इलेक्ट्रोस बोलता हाँ टैलेंट कंपटीशन में मैंने सभी को हरा दिया, लेकिन जब मैं फाइनल में पहुँचा तो मेरा एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की के साथ सामना हुआ जो पोंगो किंगडम की प्रिंसेस थी। गाइस यहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस का साम्राज्य था सिंधी साम्राज्य, वो पोंगो किंगडम के अंदर एक छोटा सा इलाका समझी आता था, लेकिन गॉड इलेक्ट्रोलस के जो सामने खड़ी लड़की थी वो पोंगो किंगडम की रियल रॉयल फैमिली जो इस पूरे किंगडम में जितने भी साम्राज्य थे सभी पर कंट्रोल करती थी, उसकी रॉयल प्रिंसेस थी। वो एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक समनर थी। मेरे और उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बैटल हुई और उसका नाम था फूलो। और उसके पास एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बिस्ट भी था जिसको उसने समन किया था और उसका नाम था स्टार थंडर ड्रैगन। मेरी और उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बैटल हुई, लेकिन मैंने उसको भी पटक दिया और इन पूरे बड़े बड़े किंगडम में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड इंसान बन गया। यहाँ तक कि ग्लोरियस चर्च का जो पोप था जिसके बेटे का नाम था गाइस पप्पू लाल। तो गाइस यहाँ पर उसका रियल नेम है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये इंडियन नेम में कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। और गाइस ग्लोरियस चर्च के पोप का मतलब होता है ग्लोरियस चर्च का पैट्रियार्च, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जो पोंगो किंगडम की प्रिंसेस थी फूलो, इस फाइट के बाद वो मेरे से थोड़ा सा करीब आने लगी, मैं भी थोड़ा सा उसके साथ समय बिताने लगा और हमारे बीच में भावनाएं प्रकट होने लगी। इस कंपटीशन को जीतने के बाद मुझे पोंगो किंगडम की सबसे बड़ी अकेडमी रॉयल अकेडमी में डायरेक्ट एडमिशन मिल गया जहाँ पर प्रिंसेस फूलो भी पढ़ती थी। हम दोनों ही साथ काफ़ी ज़्यादा समय व्यतीत करने लगे और फिर मेरे और फूलो के बीच में प्यार हो गया और हमने प्यार की कस्में खाई। हमने कसम खाया कि हम कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। और समय बीतने के साथ मेरी कल्टीवेशन स्पीड कुछ ज़्यादा ही तेज हो गई और मैं 18 साल की उम्र में लेवल 8 का कल्टीवेटर बन गया। और फिर मैंने अपनी कल्टीवेशन को देखते हुए गणना लगाई कि मैं 2 साल बाद लेवल 9 का कल्टीवेटर बन जाऊंगा और इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे ज़्यादा छोटे उम्र वाला लेवल 9 का कल्टीवेटर बन जाऊंगा। बट
मेरी जो कल्टीवेशन स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई थी, लेकिन फूलों की कल्टीवेशन स्पीड अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्लो थी। वो अभी भी लेवल 7 की कल्टीवेटर बनी थी और फूलों कहीं ना कहीं मुझे सरपास कर मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड बनना चाहती थी। फिर मैं फूलों के पापा के पास गया और अपने रिश्ते की बात की, तो वो भी इस रिश्ते के लिए मान गए, क्योंकि वो भी जानते थे कि मैं इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बंदा हूँ और मेरे बारे में ऐसा अनुमान लगाया गया था कि मैं गॉड लेवल को अचीव करूंगा। इसलिए वहाँ पर जो फूलों के फादर होते हैं वो मेरे रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि जैसे तुम लेवल 9 पर पहुँचोगे मैं तुम्हारी शादी फूलों के साथ करवा दूंगा। मैंने जब यह बात सुना तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और ये सारी बातें फूलों को बताया। फूलों भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। फिर कुछ दिन बाद ग्लोरियस चर्च के जो पोप थे वो मेरे पास आए और ग्लोरियस चर्च में ज्वाइन होने का ऑफर दिया और मुझे अपना पर्सनल डिसाइपल भी बनाना चाहते थे। लेकिन मैंने फूलों के किंगडम पोंगो किंगडम के खातिर और फूलों के साथ रहने के खातिर मैंने उनको मना कर दिया। मैं फूलों से थोड़ा सा भी अलग नहीं होना चाहता था, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ये डिसीजन ग्लोरियस चर्च वालों को इतना ज़्यादा बुरा लगेगा। वो मेरे सामने कुछ नहीं बोले, लेकिन वो अंदर ही अंदर मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए। फिर जब 2-3 महीने बीत गए तो मेरी कल्टीवेशन स्पीड कुछ स्लो हो गई। तो मैंने इसके बारे में अपने रॉयल टीचरों से बताया। तो वहाँ पर रॉयल अकादमी के मेरे टीचरों ने बताया कि भाई तुम ये दिन भर कमरे में बैठकर कल्टीवेशन करते रहते हो, तुम्हें बाहर दुनिया घूमना चाहिए। जब तुम बाहर घूमोगे तो तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान वान मिल जाएगा, हो सकता है तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड फिर से तेज हो जाए। तो मैंने अपने टीचरों की बात मान ली और मैं फिर फूलों के पास गया और फूलों से बोला क्या मेरे साथ बाहर घूमने के लिए चलेगी दुनिया। बट फूलों ने सीधे मेरे मुंह पर मना कर दिया कि वो नहीं जाना चाहती। वो रॉयल अकेडमी में ही रुककर अपनी कल्टीवेशन पर ज़्यादा फोकस करेगी। वह मुझसे आगे निकलना चाहते थे, इसलिए वह दुनिया घूमने पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह यात्रा मेरे लिए इतनी ज़्यादा भयानक हो जाएगी। गॉड इलेक्ट्रल जब ये बात बोलता है तो उसकी आंखों में साफ साफ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिखाई देने लगता है। गॉड इलेक्ट्रल फिर से अपने आप को शांत करता और आगे की कहानी बताता है कि जब मैं इन 2 सालों में दुनिया घूमा तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे एडवेंचर्स किए, बहुत सारी टेक्निक्स पाई और मेरी कल्टीवेशन भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तेज़ी से बढ़ी। इन 2 सालों में मेरी कल्टीवेशन लेवल 8 के पीक पर पहुंच चुकी थी और मुझे लाइट गॉडेस का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। इन 2 सालों में मैंने पूरे 3 किंगडम्स को घूम दिया था, हर एक शहर को घूम डाला था। तो फिर जब मेरी यात्रा इन 2 सालों में ख़त्म हो गई तो फिर मैं रॉयल अकेडमी चला गया और मैं फूलों से मिला और फूलों को मैंने 2 साल बाद देखा था, इसलिए मैंने उसको गले लगाकर काफ़ी ज़्यादा रोया। और फिर मैंने फूलों को बताया कि मेरी कल्टीवेशन लेवल 8 के पीक पर पहुँच चुकी है और कुछ ही समय लमसम 1 महीने के अंदर ही मैं लेवल 9 में ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा, फिर हम शादी कर लेंगे। पर मैंने कभी नहीं सोचा था जहां पर मैं शादी करने के फूलों से सपने देख रहा था वहीं पर फूलों मेरे खिलाफ साजिश रच रही है। यह साजिश यह थी कि जो ग्लोरियस चर्च के पोप का बेटा था, यानी ग्लोरियस चर्च के सुप्रीम लीडर का जो बेटा था, वो हमारे रॉयल अकेडमी में पढ़ने के लिए आया। मुझे उस पर थोड़ा सा शक भी हुआ कि भाई ग्लोरियस चर्च के पास हमारी रॉयल एकेडमी से भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एकेडमी है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड टीचर मौजूद हैं। तो आखिर ये ग्लोरियस चर्च के सुप्रीम लीडर का बेटा हमारी रॉयल एकेडमी में पढ़ने के लिए क्यों आया है। लेकिन मैंने इस बात को एकदम हटा दिया अपने दिमाग से, क्योंकि मुझे यहाँ पर फूलों से शादी करनी थी और मैं इन फालतू मैटर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था। फिर मैं एक दिन फूलों के साथ बैठा हुआ था और अपनी यात्रा की सारी जानकारियाँ उसे दे रहा था और फिर मैंने उसे बताया कि इस यात्रा में मुझे एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस टेक्निक मिली है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टेक्निक है ना वह किसी दूसरी ही दुनिया की टेक्निक है। इस टेक्निक के बारे में जब मैंने उसको बताया तो फूलों को भी इस टेक्निक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया, लेकिन मैंने फूलों को ये टेक्निक नहीं दी क्योंकि यह टेक्निक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी। इस टेक्निक को जब आप इस्तेमाल करते हैं ना, अगर एक भी स्टेप आपका गलत हुआ या आप इस टेक्निक में फेल हो गए तो भाई आपके सोल पर इतना ज़्यादा खतरनाक आघात होगा ना कि आपको रिकवर करने में 10 साल लग सकते हैं और आपकी कल्टीवेशन स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो सकती है। तो मैं ऐसी खतरनाक टेक्निक अपने प्यार फूलों को कैसे दे सकता था।
बट फूलू ने गलत समझ लिया। उसने सोचा कि मैं उसे ये टेक्निक नहीं देना चाहता था, क्योंकि अगर वो टेक्निक सीख लेगी तो वो अभी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो जाएगी और उसी के लेवल पर हो जाएगी। और उसने सोचा कि मैं उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड होना चाहता हूँ और अपने आप को हमेशा नंबर 1 रखना चाहता हूँ। बट मैंने फूलू को टेक्निक नहीं दी। फूलू ने मुझसे 2-3 बार कहा, लेकिन मैंने उसे सीधे मना कर दिया। मैंने सोचा कि फूलो 2-3 दिन नाराज रहेगी और फिर मैं उसे मना लूँगा, लेकिन फूलो का बर्ताव कुछ ज़्यादा ही अजीब हो गया। और लॉन्ग हाउचेन, तुम जानते हो वो टेक्निक क्या थी? वो टेक्निक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस थी। आज भी जब मैं उस टेक्निक के बारे में सोचता हूँ तो क्या ही बात बताऊँ। उस टेक्निक का नाम था टर्टल सील टेक्निक है। और मुझे पहले ऐसा लगा कि वो जो टेक्निक है वो एक डिफेंस टाइप वाली टेक्निक है, तो मैंने उसको कुछ समय तक डिफेंस में यूज़ किया। लेकिन जैसे जैसे मैं टेक्निक को सीखता गया मुझे एहसास हुआ कि भाई ये टेक्निक डिफेंस के लिए है ही नहीं, बल्कि ये फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाली टेक्निक है। और इस टेक्निक की फ्यूचर प्रेडिक्शन पावर इतनी ज़्यादा भयानक थी कि अगर इसके रेंज में एक गॉड भी पड़ जाए ना तो आप उसकी फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस टेक्निक में खास बात क्या थी। तो आपने स्टार डेमन गॉड अगारिस का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाली टेक्निक देखा था, जिसकी वजह से उसने लॉन्ग हाउचेन के हर एक मूव को प्रेडिक्ट कर लिया था कि भाई लॉन्ग हाउचेन कैसे कहाँ पर आएगा, और उसके हिसाब से उसने लॉन्ग हाउचेन को फंसाकर जान से मार दिया था। और वहाँ पर वो ऑस्टिन ग्रीफ भी लॉन्ग हाउचेन को बचाने के लिए नहीं आ पाया गया था। लेकिन आपने एक बात वहाँ पर नोटिस किया था कि अगारिश ने कहा था कि जब उसने ये टेक्निक का इस्तेमाल किया था तो उसकी 90% पावर ख़त्म हो गई थी और उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी थी। उस चोट से उसे रिकवरने में 10 साल लगने वाले थे। लेकिन यहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस था उसके पास जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाली टेक्निक थी ना, उसकी खास बात यही थी कि अगर इस टेक्निक को इसका यूज़र बढ़िया से परफॉर्म कर देता है बिना किसी गलती के साथ है तो इसे कोई भी नुकसान नहीं होगा। नुकसान बस एक ही केस में होगा कि उसका यूज़र उस टेक्निक को परफॉर्म ना कर पाए, मतलब टेक्निक को परफॉर्म करने में गड़बड़ी कर दिया, बीच में रोक दे, तभी होगा उसे नुकसान। अगर उसे सही से परफॉर्म कर देता है उसे कोई चोट नहीं आएगी, यानी वो अपनी 90% पावर या कुछ भी, उसे कोई भी इंटरनल चोट नहीं आएगी। तो गाइस आप समझ सकते हैं, आप किसी भी बंदे का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। जिस तरह से डेमन गॉड ने लॉन्ग हाउचेन को फंसा कर मारा था, लेकिन इस टेक्निक में आपको थोड़ा सा भी चोटें नहीं आएंगी। कितना ज़्यादा खतरनाक ये टेक्निक थी। तो गाइस यहाँ पर ये जो प्रिंसेस फूलू है ना, वही गॉड इलेक्ट्रोलस को मारती है चांद से। तो कैसे मारेगी, कैसे उसे धोखा देगी, क्या क्या उसके साथ करेगी, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस किस प्रकार से गॉड इलेक्ट्रोलस की लवर इलेक्ट्रोलस को धोखा देकर अपने धोखे का खंजर वह सीधे गॉड इलेक्ट्रोलस की छाती में उतार देती है। तो यह सीरीज चल रहा है शायर किस प्रकार से लॉन्ग हाउचेन को जिंदा करती है, पार्ट 5। तो अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। गॉड इलेक्ट्रोलस लॉन्ग हाउचेन और शायर को अपनी कहानी बता रहा होता है, जहां वो बताता है कि उसने फूलों को फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाली टेक्निक नहीं दी और उसने सोचा शायद फूलों 2-3 दिन में एकदम बढ़िया से उसका मूड ठीक हो जाएगा और फिर वो फिर से पहले की तरह शांत हो जाएगी। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि फूलो जिससे मैं इतना ज़्यादा प्यार करता था वह मुझे मिटाने के लिए अंदर से अंदर ही पूरी प्लानिंग तैयार करने लगेगी। और फिर वह एक दिन मेरे पास ही और बोली कि चलो ना इलेक्ट्रोलस हम थोड़ा सा बाहर घूम कर आते हैं। वो जंगल वाला एरिया दिख रहा ना, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर झीलें और पहाड़े हैं, तो वहाँ पर चलो हम लोग घूम कर आते हैं। तो मैंने फूलों से बोला नहीं, दरअसल मैं लेवल 8 के पीक पर पहुंच चुका हूं और मैं सोच रहा था कि मैं एकांतवास में चला जाऊं और एकांतवास में जाने के बाद मैं अपने आप को लेवल 9 में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करूंगा। और मैं पक्का कह सकता हूं कि 1-2 महीने एकांतवास में रहूंगा ना, मैं अपने आप को लेवल अप करके लेवल 9 तक पहुंचा लूंगा, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तो वहाँ पर फूलो बोलती अरे यार अभी तुम एकांतवास में गए नहीं हो ना, चलो घूम कर आते हैं, कल या परसों एकांतवास में चले जाना, 1-2 दिन से क्या हो जाएगा। तो मैंने फूलों की बात मान ली क्योंकि फूलों ने मुझसे काफ़ी ज़्यादा जिद की और फिर मैं फूलों के साथ रॉयल एकेडमी छोड़कर सीधे जंगल वाले एरिया की तरफ बढ़ गया। हम लोग जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे थे और इस बार जंगल कुछ ज़्यादा ही सुनसान लग रहा होता है और तभी हमें बहुत सारी काले कपड़े पहने हुए बंदे घेर लेते हैं। इनकी संख्या 100 से भी ज़्यादा थी और इनमें से हर एक कल्टीवेटर
लेवल 7, लेवल 8 एंड लेवल 9 की पावर रखता था और सीधे ही उन लोगों ने अपनी तलवार चाकू निकालकर हम पर जानलेवा अटैक कर दिया। मैंने भी तुरंत उनसे फाइट करने के लिए अपनी तलवार निकालकर उनसे फाइट करने लगा। लेकिन मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा शौक था कि भाई हमारी किंगडम पर अटैक हुआ है क्या। आखिर इतने सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स है, लमसम 100 से भी ज़्यादा कल्टीवेटर्स ने हमारे किंगडम में एकदम घुसपैठ कर दिया है क्या। तो आखिर हमारे किंगडम के जो पावरफुल कल्टीवेटर्स और रक्षक हैं उन लोगों को इसके बारे में आइडिया क्यों नहीं लगा। मुझे जल्द से जाकर इन सारी चीज़ों को अपने किंगडम में रिपोर्ट करना होगा। और इसी के साथ गॉड इलेक्ट्रोलस काफ़ी ज़्यादा भयानक उन कल्टीवेटर्स को उठाकर पटकने लगता है, उनका सर और पकड़कर जमीन में गाड़ दे रहा होता है। लेकिन वहां पर जो इलेक्ट्रोलस होता है वह देखता है कि फूलो भाई फाइट नहीं कर रही है, वो एकदम शांति से पीछे खड़ी है। तो वहां पर इलेक्ट्रोलस बोलता है, अरे तुम डर गई हो क्या, अरे डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपनी समनिंग पावर्स का यूज करो और छोटे मोटे कल्टीवेटर्स के साथ फाइट करो, मैं बाकियों को रोकता हूँ। तो फूलो भी होश में आती है और फिर से वो अपनी समनिंग पावर्स का यूज करते हुए इन सभी काले कपड़े हुए पहने हुए बंदों के साथ फाइट करने लगती है। लेकिन मैं जितने ज्यादा इन बंदों को खत्म करते जा रहा था, जितने ज्यादा हराते जा रहा था, उतने सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स आते जा रहे थे। और मेरी कल्टीवेशन अभी केवल लेवल 8 के पीक पर थी, इसलिए वहां पर बहुत सारे लेवल 9 के कल्टीवेटर आ जाने के कारण मैं अभी उनके सामने सही से नहीं टिक पा रहा था। तो मैंने फूलो से बोला, फूलो अपना थंडर ड्रैगन बाहर निकालो, हम लोग तुरंत रॉयल एकेडमी की तरफ बढ़ेंगे और जाकर किंगडम में रिपोर्ट करेंगे। तो वहां पर फूलो भी ऐसा करती है, तुरंत वो अपना थंडर ड्रैगन बाहर निकालती है। मैं भी तुरंत थंडर ड्रैगन पर बैठ जाता हूँ और फूलो मेरे पीछे बैठ जाती है। मैं कहता हूँ चलो थंडर ड्रैगन को सीधे किंगडम की लेकर तरफ बढ़ो। और वहां पर मैं और फूलो जंगल से काफी ज्यादा खतरनाक गति से सीधे किंगडम की तरफ बढ़ने वाला होता हूं। लेकिन अचानक से मुझे अपने छाती के अंदर ठंडक महसूस होती है। जब मैं अपने शरीर की तरफ देखता हूं तो मैं देखता हूं एक खंजर सीधे मेरे शरीर के आर पार हो गया होता है और मुझे पीछे से खंजर मारने वाली कोई और नहीं बल्कि फूलो थी। मैंने फूलो की तरफ देखा, फूलो से मैंने पूछा, फूलो तुमने ये सब क्यों किया। वहां पर फूलो बोलती है, तुमने आखिर मुझे वो टेक्निक क्यों नहीं दी। इसी के साथ फूलो और भी ज्यादा वो खंजर मेरे छाती के अंदर घुसाने लगती है और फिर बहुत सारे काले कपड़े में पहने हुए बंदे हमें घेर लेते हैं। यानी मुझे मारने की सारी प्लानिंग है इस हरामी फूलो ने ही बनाई थी। तभी वहां पर एक और बंदे की आवाज आती है। मैं साइड में देखता हूं तो वहां पर ग्लोरियस चर्च के सुप्रीम लीडर यानी पोप का बेटा होता है पप्पू लाल। वहां पर जो पप्पू लाल होता है वो फूलो से कहता है, तुमने चाकू पर जहर तो लगाया है ना। फूलो हमें सिर लाती है। तो वहां पर जो पप्पू लाल होता है वह कहता है, जल्दी से इलेक्ट्रोलस को खत्म कर दो। मैं एकदम हिला हुआ था कि आखिर फूलो ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं तो फूलो से काफी ज्यादा प्यार करता था ना, लेकिन आखिर उसने मुझे धोखा क्यों दिया। बट मैंने तुरंत फूलो को धक्का दिया और सीधे ही थंडर ड्रैगन बीट से नीचे गिरने लगा। वहां पर जो पप्पू लाल होता है वो फूलो से कहता है, इलेक्ट्रोलस भाग रहा है, उसको खत्म कर दो। और जितने भी लोग होते हैं साथ ही साथ फूलो वो लोग इलेक्ट्रोलस को मारने के लिए नीचे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन उन लोग को आइडिया नहीं था कि मेरे पास एक एस्केप तालिस्मान था। मैंने इस एस्केप तालिस्मान को एक्टिवेट कर दिया और इसी के साथ मैं कई 100 किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट हो गया। लॉन्ग हाउचन भी जब सुनता है कि फूलो जिससे इलेक्ट्रोलस इतना ज्यादा प्यार करता था उसने इलेक्ट्रोलस को धोखा देकर उसे जान से मारने की कोशिश की थी और एक जहरीला खंजर सीधे उसके दिल में उतार दिया था, वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि भाई एक इतनी ज्यादा हरामी लड़की भी होती है क्या। वहां पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वो लॉन्ग हाउचन से बोलता है, लॉन्ग हाउचन तुम्हें क्या लगता है कि फूलो ने मुझे धोखा दिया था तो मैंने सन ऑफ लाइट के पाथ को छोड़कर एक नेक्रोमैंसर बनना चुना। क्या बस इतना ऐसा ही छोटा सा रीजन था? नहीं, तुम नहीं जानते इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद इस दुनिया ने मेरे साथ क्या किया। दरअसल फूलों का मेन एम था मेरे दिल को नष्ट करना और एक नॉर्मल इंसान का दिन बाईं तरफ होता है, लेकिन फूलों को आइडिया नहीं था कि मैं नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल इंसान हूँ, जिसकी वजह से जो मेरा दिल था वो दाईं ओर था और फूलों ने बाईं ओर खंजर मारा था जिसकी वजह से मेरा दिल बच गया। लेकिन फूलों के उस अटैक के बाद भी मेरा दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि फूलों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने वहां पर पप्पू लाल को देखा था, वो ग्लोरियस चर्च के सुप्रीम लीडर का बेटा। तो मैंने सोचा वहां पर जो पप्पू लाल है उसने किसी तरह से फूलों को मजबूर किया होगा ये सब करने का, क्योंकि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की से मैंने इतना ज्यादा प्यार किया
वह मेरा दिल चीरना चाहती थी। इसी के साथ मैंने वहां पर एक खुफिया जगह ढूंढी जो एक पेड़ के अंदर ना ऐसे खोखला जगह था, लेकिन वो खोखला जगह के अंदर जैसे आप घुसेंगे ना आप एक सीक्रेट गुफा के अंदर पहुंच जाते थे। मैंने उस गुफा के अंदर छिपकर 1 महीने तक अपने आप को हील किया। मेरे पास सन ऑफ लाइट की पावर थी, लेकिन वो जहर भी काफी ज्यादा जानलेवा था। लेकिन फाइनली मैंने 1 महीने के अंदर उस जहर को खत्म कर दिया और 1 महीने तक मैं बढ़िया से रिकवर हुआ। मैंने गुफा के आसपास बहुत सारे सैनिकों की कदमों की आवाज सुनी थी, लेकिन मैंने इन सारी चीजों को नेग्लेक्ट कर दिया। और जब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया तो फिर से मैं पोंगो किंगडम गया। गाइस, पोंगो किंगडम के अंदर ही ना वो रॉयल एकेडमी थी जहां पर इलेक्ट्रोलस पढ़ता था। लेकिन जैसे मैं गेट पर पहुंचा वहां पर एक नोटिस लगा था। उस नोटिस को देखकर मैं काफी ज्यादा शॉक हो गया। उस नोटिस में साफ साफ लिखा था कि मैंने यानी इलेक्ट्रोलस ने राजकुमारी फूलों पर अटैक किया था और उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी, क्योंकि राजकुमारी फूलों के पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और हाई लेवल की सीक्रेट टेक्निक थी और मैं उनसे छीनना चाहता था। और इसी के चलते इलेक्ट्रोलस की सारी फैमिली को कैद कर दिया गया है और उसका जो भी रॉयल अधिकार बनता था उन सभी को हटा दिया गया है। तो गाइस, यहाँ पर जो पोंगो किंगडम था ना वो एक काफी ज्यादा बड़ा किंगडम था और इसी के अंदर जो इलेक्ट्रोलस के फादर थे उनका एक छोटा सा किंगडम आता था जिसका मेन बॉस हमेशा पोंगो किंगडम ही रहा था। और पोंगो किंगडम की जो राजकुमारी थी वो प्रिंसेस फूलो थी। तो ये जो नोटिस था वो कोई नॉर्मल नोटिस नहीं था बल्कि एक रॉयल ऑर्डर था। साथ ही साथ ग्लोरियस चर्च ने भी इलेक्ट्रोलस के खिलाफ ऑर्डर पास किया था कि इलेक्ट्रोलस एक अधर्मी इंसान, अंधकार का पुजारी, और इस पर बहुत ही ज्यादा झूठे झूठे इल्जाम लगाए गए थे जो कभी इलेक्ट्रोलस ने किया भी नहीं था। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलस था वो इतना भी ज्यादा अंधा नहीं था कि वो इतनी सारी खतरनाक साजिश उसको ना समझ पाए। इसलिए वो समझ जाता है कि भाई उस फूलों ने जिससे उसने इतना ज्यादा प्यार किया था और उस सुप्रीम लीडर यानी ग्लोरियस चर्च के सुप्रीम लीडर के बेटे पप्पू लाल ने मिलकर उसके खिलाफ सारी प्लानिंग की है, उसे सबूत जुटाना होगा। और फूलों के फादर जो इस समय पोंगो किंगडम के किंग है उनके सामने अपनी बेगुनाही को साबित करना होगा। इसलिए जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वो भाई अपना बेहोश बदल कर अपनी पावर्स का छुपके यूज करते हुए सीधे रॉयल पैलेस में घुस जाता है और वह सीधे फूलों की कमरे की तरफ बढ़ाता ताकि वह कोई सबूत पा सके, क्योंकि मेन प्लान की लीड फूलों ही थी ना। लेकिन जैसे वो कमरे की तरफ पहुंचता है और कमरे के अंदर देखता है भाई उसके कदम आगे ही नहीं बढ़ते हैं। गॉड इलेक्ट्रोलस तुरंत दरवाजे के एकदम साइड एक जगह पर छुप जाता है, क्योंकि गाइस जो फूलो थी और पप्पू लाल वो दोनों ही रंग रलियां मना रहे थे। गॉड इलेक्ट्रोलस की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि भाई ये फूलो इतनी ज्यादा घटिया लड़की कैसे हो सकती है। वहां पर फूलो और पप्पू लाल बातें करते हैं, क्या ही हमने प्लानिंग बनाया और इलेक्ट्रोलस को खत्म कर दिया। और तुम जानती हो दरअसल मेरे जो फादर है यानी ग्लोरियस चर्च के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्हें इलेक्ट्रोलस का वो टर्टल सील टेक्निक चाहिए था, क्योंकि वो टेक्निक सच में काफी ज्यादा स्पेशल थी। भाई वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती थी। हमारी ग्लोरियस चर्च में भी केवल मेरे फादर यानी ग्लोरियस चर्च के सुप्रीम लीडर के पास ही एक ऐसी टेक्निक थी जिसकी मदद से वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते थे। लेकिन अगर वो बंदा बहुत ही ज्यादा स्पेशल है तो उन्हें काफी ज्यादा चोटें लगती थी। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलस के पास वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाली टेक्निक थी अगर उसे सही से इस्तेमाल कर दिया जाए तो कोई भी यूजर को नुकसान नहीं होता था, इसलिए उन्हें चाहिए था। लेकिन चलो इलेक्ट्रोलस खत्म हो गया, टेक्निक भी खत्म हो गई। वैसे भी मैंने तुम्हारे फादर यानी पोंगो किंगडम के किंग के साथ हमने अपनी सारी प्लानिंग कर ली थी कि इलेक्ट्रोलस पर क्या क्या झूठे झूठे इल्जाम लगाने हैं, और तुम्हारे फादर ने भी हमारा बहुत ही ज्यादा बढ़िया से सपोर्ट किया। वो इलेक्ट्रोलस और उसकी फैमिली को भी हमने कैद कर लिया, उसको भी कुछ टाइम के अंदर खत्म करवा देंगे। और मेरी जान, जैसा मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें बहुत सारी टेक्निक्स मिलेंगी और मैं तुमसे शादी कर लूंगा और ये हमारा जो ग्लोरियस चर्च है वो पोंगो किंगडम का सपोर्ट करेगा और तुम्हें जो 3 बड़े बड़े साम्राज्य है उनमें तुम्हारे पोंगो किंगडम को सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया जाएगा। तो ऐसा होगा। तो चलो अब हम लोग रंगलैया शुरू करते हैं। वहां पर गाइस जैसे इलेक्ट्रोलस ये बात सुनता है कि सारी प्लानिंग है इस पप्पू लाल और इस फूलों ने मिलकर उसे मारने की प्लानिंग की और उसके पूरी परिवार को भी ये लोग खत्म करने वाले हैं। यहाँ तक कि जो पोंगो किंगडम का महाराज है यानी फूलों का फादर है वो भी इन सब में मिला हुआ है। भाई उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और सीधा अपनी बॉडी से अपनी पावर्स को रिलीज करता हुआ उन दोनों के कमरे में घुस जाता है
और दोनों को पीटने लगता है। काफी ज्यादा पॉपुलर और फूलों को तड़ाक तड़ाक मारता है। वहां पर जो गॉड इलक्टुलस होता है वो तो अपना चाकुओं को निकाल लेता है दोनों को खत्म करने के लिए। लेकिन जो महल के गार्ड्स होते हैं वो तुरंत इन सभी तमाशों को नोटिस कर लेते हैं और महल के बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स तुरंत इलक्टुलस को घेर लेते हैं। लेकिन इलक्टुलस फूल और पप्पू लाल को बंदी बना लेता है और सभी गार्ड से बोलता है मेरे सामने से हट जाओ। अगर कोई भी आज मेरे सामने आया तो यहाँ पर पप्पू लाल और ये फूलों का गला यहीं पर मैं काट दूंगा। और धीरे धीरे वो महल से बाहर जाने लगता है। इलक्टुलस ये डिसाइड करता है कि वो इन दोनों को मारेगा और अपने भी मरेगा। लेकिन गाइस वहां पर जो पप्पू लाल होता है वो ग्लोरियस चर्च के सुप्रीम लीडर का बेटा होता है, जिसके कारण उसके पास एक ट्रेजर होता है उसका यूज कर देता है, जिसके कारण हमारा जो इलक्टुलस होता है दूर छटक जाता है। और जैसे इलक्टुलस उन सभी से दूर जाता है महल के बाकी गार्ड्स होते हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं वो इलक्टुलस पर अटैक करते थे और इलक्टुलस को जान से मारने के लिए वहां पर फूलों भी ऑर्डर दे दे कि इस कमीने इलक्टुलस को मार डालो। वहां पर जो इलक्टुलस होता है वो तुरंत बगल में ही खिड़की थी उस खिड़की से कूद जाता है और शहर के अंदर गायब हो जाता है। फूलू का जो फादर होता है जो पोंगो किंगडम का राजा होता है वो इलक्टुलस को खोजने का आदेश देता है। जैसे इलक्टुलस दिखे उसे जान से मारने का भी आदेश दे देता है। पूरे शहर में इलक्टुलस को ढूंढा जाने लगता है। लेकिन गाइस एक बार इलक्टुलस ने एक भिखारी की काफ़ी ज़्यादा मदद की थी, तो उसी भिखारी की मदद से वो भिखारी के घर में छुप जाता है और उसे महल के अंदर जो भी चोटें वोटें लगी थी ना उन सभी को बढ़िया से रिकवर कर लेता है, क्योंकि जो रॉयल गार्ड्स थे वो भिखारियों पर उतना ज़्यादा उस समय ध्यान नहीं देते थे। फिर वहां पर जो पोंगो किंगडम का राजा होता है वो पूरे शहर में अनाउंस करवा देता है कि जो इलक्टुलस की पूरी फैमिली है उसका कर सर धड़ से अलग किया जाएगा। इलक्टुलस जैसे इस न्यूज़ को सुनता है भाई वो बहुत ही ज़्यादा तिलमिल आ जाता है। ऊपर से इलक्टुलस महल के गार्ड्स द्वारा काफ़ी ज़्यादा घायल था और वह इस समय पूरे पोंगो किंगडम से लड़ भी नहीं सकता था। और उस दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहां पर इलक्टुलस की पूरी फैमिली जैसे माता पिता बहन उसके यहाँ तक कि घर के सभी नौकरों को भी एकदम ऐसे लाइन से बैठा दिया गया होता है। सीकड़ों से ना उनको बांध कर घुटने पर बैठाया गया होता है। और जो पप्पू लाल और जो यहाँ पर फूलो होते हैं उन लोगों ने अपने हाथ में तलवार लिया होता है। गाइस यहाँ पर पप्पू लाल फूलो और यहाँ पर जो पोंगो किंगडम का राजा था वो लोग चाहते थे कि जब वो लोग इलक्टुलस की फैमिली को मारेंगे तो इलक्टुलस को बाहर आना ही पड़ेगा। और गाइस उसी भीड़ के अंदर जहाँ पर ये पूरा कत्लेआम दिखाया जाता है एकदम पब्लिक के बीच में उनका गला काटा जा रहा था तो इलक्टुलस भी मौजूद था। भाई इलक्टुलस को इतना ज़्यादा उन सभी पर गुस्सा आ रहा था ना, सबसे ज़्यादा फूलों पर, क्योंकि फूलों ने उसके पिता के गले पर ऐसे तलवार रखी हुई थी और एक झटके के अंदर फूलो इलक्टुलस के पिता का सर उसके धड़ से अलग कर देती है। इलक्टुलस जैसे देखता है वो भीड़ से बाहर निकालकर फूलों को जान से मारना चाहता था, लेकिन इलक्टुलस के पास एक काला पत्थर था। वो काला पत्थर धीरे धीरे इलक्टुलस की भावनाओं से एक्टिवेट होने लगता है और वह काला पत्थर एक प्राचीन नेक्रोमेंसर की विरासत थी। काला पत्थर एक्टिवेट हो जाता और इलक्टुलस को आगे बढ़ने से रोक लेता है, क्योंकि काला पत्थर भी जैसे जान चुका था कि अगर इलक्टुलस अगर अपनी फैमिली को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो वो भी मारा जाएगा, साथ ही साथ उसकी पूरी फैमिली भी। यानी गाइस जो इलक्टुलस का प्यार था फूलो जिससे उतना ज़्यादा उसने प्यार किया था वही प्यार उसके पूरे परिवार का गला उसके सामने ही काट दिया। ये कितना ज़्यादा भयानक होता है। और इलक्टुलस की आंखों से केवल आंसू ही गिर रहे थे। वह कुछ भी कर कर आगे बढ़कर फूलों को खत्म करना चाहता था, अपने परिवार के लोगों को बचाना चाहता था। मम्मी पापा सभी को फूलों काटती जा रही थी उसके सामने ही सर। उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स थे वो सभी के सभी का सर काट डालती है और सभी उनका सर ऐसे काट कर पूरे चौराहे पर लटका दिया जाता है। तो गाइस इसके बाद इलक्टुलस नेक्रोमेंसर बनता है। कैसे बनता है, कैसे इस फूलों और इसके पूरे किंगडम को तबाह कर देता है, कैसे पूरी ह्यूमैनिटी को काट पीट कर रख देता है, ये सब आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। मैं जल्द से जल्द इसका नया एपिसोड लेकर आने वाला हूँ। गॉड इलक्टुलस की पूरी फैमिली को, गॉड इलक्टुलस की लव फूलो जिससे इलक्टुलस इतना ज़्यादा प्यार करता था, उसी के सामने उसके पूरे परिवार का गला उसके धड़ से अलग कर देती है।
इलेक्ट्रोलस अपनी पूरी फैमिली को कटता हुआ देखता है, लेकिन वो उनको बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है क्योंकि उसके पास जो काला पत्थर था, जो एक प्राचीन नेक्रोमेंसर की विरासत थी, वो इलेक्ट्रोलस की भावनाओं की वजह से एक्टिवेट हो गया था। और काले पत्थर ने अंदाजा लगा लिया था कि इलेक्ट्रोलस अगर आगे गया तो इलेक्ट्रोलस मर जाएगा, इसलिए वो इलेक्ट्रोलस की पूरी बॉडी को फ्रीज कर दिया होता है। तो ये सीरीज चल रहा है सार किस प्रकार से लॉन्ग हाउचन को जिंदा करती है, पार्ट 6 है। तो गाइस आज इस वीडियो में गॉड इलेक्ट्रोलस की जीवन की सबसे ज्यादा भयानक कहानी और गॉड इलेक्ट्रोलस किस प्रकार से लॉन्ग हाउचन को जिंदा करता है आज मैं कवर कर दूंगा। तो अगर आपने पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। इलेक्ट्रोलस के परिवार में गाइस टोटल 360 लोग थे। इलेक्ट्रोलस भी एक रॉयल फैमिली से आता था ना, चाहे वो फैमिली छोटी ही क्यों ना हो, बट उसमें भी बहुत सारे छोटे बच्चे बुआ ताऊ ऐसे बहुत सारे लड़के उड़के और नौकर चाकर थे। इलेक्ट्रोलस की लवर फूलो और पप्पू लाल मिलकर 360 लोग का गला काट कर ऐसे पूरे चौराहे पर लटका देते हैं। गाइस इलेक्ट्रोलस ने इस समय भेष बदला हुआ था और इस समय इस चौराहे पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन जब काला पत्थर इलेक्ट्रोलस को अपनी कैद से आजाद करता है तो इलेक्ट्रोलस सीधे फूलो के फादर जो पोंगो किंगडम के राजा थे और पप्पू लाल पर डायरेक्ट अटैक नहीं करता है, बल्कि वह पोंगो किंगडम से बाहर निकलता है। उसके मन में केवल एक ही विचार था, उसे इन सब को खत्म करना है, इसलिए उसे ताकतवर होना होगा। वो अपना आपा ऐसे नहीं खोएगा और सीधे ही वो जंगलों की तरफ भागना शुरू कर देता है। गाइस इलेक्ट्रोलस लगातार 7 दिनों और 7 रातों तक भागता रहता है। उसकी पूरी फैमिली उसके आंखों के सामने ही कटी थी ना, जिसकी वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा, काफी ज्यादा नफरत भर चुका होता है। अब उसके मन में केवल एक ही भावना चल रही होती है कि उसे अपना बदला चाहिए, वो फूलों को खत्म कर देगा। इसी के साथ इलेक्ट्रोलस बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाता है और एक काफ़ी ज़्यादा सुनसान पहाड़ों वाले ऐसे नहीं पहाड़ होते हैं, उसके अंदर एक गुफा ढूंढकर वहीं पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। इलेक्ट्रोलस के मन में अब थोड़ी सी भी अच्छाई बची हुई नहीं थी। अब उसके मन में और पूरा हृदय में केवल एक ही बात चल रही होती है, बदला, जिसकी वजह से ना उसके पास जो टॉर्टाइस सील टेक्निक थी गाइस, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छाई और सच्चाई वाली टेक्निक थी, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती थी ना, वो इलेक्ट्रोलस का साथ छोड़ देती है। बट इलेक्ट्रोलस के पास था नेक्रोमेंसी वाला वो काला पत्थर। इलेक्ट्रोलस उसके बारे में पहले कुछ दिनों तक समझता है और लगातार नेक्रोमेंसी की 100 सालों तक कल्टीवेशन करता है। जब इलेक्ट्रोलस 100 सालों तक कल्टीवेशन कर लेता है तो भाई उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। वो नेक्रोमेंसी में एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल तक पहुंच जाता है। साथ ही साथ इन 100 सालों के अंदर इलेक्ट्रोलस ने नेक्रोमेंसी की ऊर्जा और उसके पास जो सन ऑफ लाइट की ऊर्जा थी, दोनों को कंबाइन कर दिया था। उससे जो नेक्रोमेंसी ऊर्जा और डेथ एनर्जी तैयार हुई थी उसका अलग ही लेवल था। उसके बाद जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है 100 सालों बाद उस गुफा से बाहर निकलता है, उसके सामने जो भी इंसान आ रहा था वो सबको खत्म कर देता है और वह अपनी एक डेथ आर्मी तैयार करता है। उसके सामने जो भी गांव साम्राज्य कुछ भी पड़ा था सभी को खत्म कर देता है। और जब तक वो पोंगो किंगडम में पहुंचा उसके पास 10 लाख ज़ॉम्बीज की आर्मी थी, यानी गैस 10 लाख डेथ आर्मी थी। और इसी के साथ पोंगो किंगडम की कई 100 करोड़ आर्मी सीधे गॉड इलेक्ट्रोलस के साथ फाइट करती है। इलेक्ट्रोलस 10 ही लाख की आर्मी के साथ भाई क्या ही मारता है, जितने लोग को मार रहा था सभी लोग को जिंदा करके डेथ आर्मी बना रहा था। इतना ज्यादा खतरनाक पोंगो किंगडम के साथ फाइट करता ना, पूरे पोंगो किंगडम को तबाह कर देता है, पूरे पोंगो किंगडम के लोगों को भी खत्म कर देता है और उनकी भी पूरी डेथ आर्मी बना लेता है। लेकिन गैस वहां पर जो पप्पू लाल, फूलो और पोंगो किंगडम का जो राजा था वो बड़े बड़े लोग थे ना, और उनका सपोर्ट ग्लोरियस चर्च के पास भी था, जिसकी वजह से वो तीनों ही निकलकर ग्लोरियस चर्च के पास भाग जाते हैं। और ग्लोरियस चर्च उस समय जो 3 किंगडम थे उनसे सबसे ज्यादा पावरफुल था। अब केवल 2 किंगडम्स बचे हुए थे, एक ग्लोरियस चर्च बचा हुआ था। और गाइस इलेक्ट्रोलस ने भाई इतना खतरनाक पोंगो किंगडम को मारा था ना, पोंगो किंगडम को तबाह करने के साथ इलेक्ट्रोलस के पास टोटल 100 करोड़ की आर्मी थी। इसी के साथ जो इलेक्ट्रोलस होता है वो सीधे ग्लोरियस चर्च की तरफ बढ़ने लगता अपनी 100 करोड़ की आर्मी के साथ है, क्योंकि पॉपुलर फूलो और उसका बाप ग्लोरियस चर्च के अंदर ही छिपे हुए थे ना। इलेक्ट्रोलस का मेन एम था उन लोग को खत्म करना। और इसी के साथ जो ग्लोरियस चर्च होता है वो जो बाकी 2 किंगडम्स थे उनका भी सपोर्ट लेता है और इलेक्ट्रोलस के बारे में काफ़ी ज़्यादा भारी भारी बात भर देता है कि ऐसा बंदा है, देख रहे हो पूरा पोंगो किंगडम को तबाह कर दिया, कितना
इतना ज़्यादा खतरनाक डीमन है, डेविल है, ऐसे ही बहुत सारे उसके बारे में अफवाह फैलाकर जो बाकी दो किंगडम्स हैं उनका भी सपोर्ट ग्लोरियस चर्च हासिल कर देता है। और फिर हमें बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, सॉरी गाइस, बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर इलेक्ट्रोलस अपनी 100 करोड़ की आर्मी के साथ खड़ा होता है और उसके सामने खड़ी होती है पूरी इंसानियत है। उस समय गाइस पूरी इंसानियत है 3 किंगडम्स में बची हुई थी और एक ग्लोरियस चर्च था, लेकिन एक किंगडम तो को गॉड इलेक्ट्रोलस ने पहले ही खत्म कर दिया था। अब उसके सामने समझे पूरी इंसानियत की ऐसी आर्मी खड़ी थी, पूरे पावरफुल कल्टीवेटर। और उस समय के कल्टीवेटर काफी ज्यादा भयानक होते थे, 9 लाख 9.5 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी और उससे भी काफी ज्यादा खतरनाक कल्टीवेटर्स खड़े थे। इस एंशिएंट टाइम में इंसानियत का पीक रहा था, जहां पर पूरे इंसानियत के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स हुआ करते थे। लेकिन जब इलेक्ट्रोलस ने उन सभी के साथ फाइट किया तो भाई क्या ही मारा। अगर इलेक्ट्रोलस किसी आर्मी और इंसान के बीच में ऐसे गुजर भी जा रहा था ना तो उसकी आभा से ही बहुत सारी कल्टीवेटर्स मर जा रहे थे और सीधे ही उसकी डेथ आर्मी में शामिल हो जा रहे थे। भाई इलेक्ट्रोलस 50% जनसंख्या को खत्म कर चुका होता है और उसके सामने जितने भी इंसान थे अपनी तलवार उठाने से भी एकदम कांप रहे होते हैं। लेकिन गाइस कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रोलस था उसकी डेथ आर्मी थी, और डेथ लोग होते हैं ना उनके पास थोड़ा सा दिमाग नहीं होता है, वो लोग केवल अटैक ऐसे धड़ धड़ देखे अपने ज़ॉम्बी वॉम्बी मूवी वाला केवल अटैक ही अटैक करते हैं। बट इंसान लोगों के पास दिमाग होता है, वो लोग दिमाग यूज कर फॉर्मेशन वोमेशन बनाकर गॉड इलेक्ट्रोलस की डेथ आर्मी पर भारी पड़ने लगते हैं। और गॉड इलेक्ट्रोलस इन लोग को इसलिए नहीं रोक पा रहा था ना क्योंकि उस समय ग्लोरियस चर्च का पोप अपने पावरफुल एल्डर्स के साथ है, साथ ही साथ जो बाकी 2 किंगडम्स के किंग भी थे वो भी अपने एल्डर्स के साथ फाइट कर रहे थे। भाई उन लोग की 10,000 की संख्या थे और इलेक्ट्रोलस अकेला ही उन लोग से लड़ रहा था, मार रहा था, काट रहा था। इतना ज्यादा भयानक बैटल करता है ना कि फाइनली 90% जनसंख्या खत्म हो जाती है। उस समय के भयानक बैटल में केवल वही लोग बच पाए थे जो लोग मैदान छोड़कर भाग गए थे, यानी बैटल ग्राउंड छोड़कर भाग गए थे, या तो जो लोगों ने युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया था, नहीं थोड़ा सा गांव वाला इलाका था उधर लोग के पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे, वही बचे थे। और फाइनली गाइस जो इलेक्ट्रोलस होता है वो ग्लोरियस चर्च के पोप के सीने में अपनी तलवार घुसेड़ देता है। ग्लोरियस चर्च का पोप भी बोलता है जहां मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी वजह से पूरी मानवता की 90% जनसंख्या खत्म हो चुकी है, तो तेरा ये जो घाव है वो कभी हील नहीं होगा। इसी के साथ ग्लोरियस चर्च का पोप भी टाइम बोल देता है। लेकिन गाइस इलेक्ट्रोलस ने ग्लोरियस चर्च के पोप को खत्म करने से पहले वो जो पप्पू लाल, उसकी जो गर्लफ्रेंड फूलो थी, ये पोंगो किंगडम के राजा थे, तीनों को बहुत ही ज्यादा खतरनाक मारा था, सीधे उनका दिल निकाल कर टुकड़े टुकड़े कर दिया होता है। और उसके पास जो उनकी सोल थी ना, जो सोल होती है वो रीइंकार्नेशन के लिए चली जाती है हमेशा, लेकिन गॉड इलेक्ट्रोलस ने क्या किया था, उनकी सोल को भी कैप्चर कर लिया था और सोल तक को भी नष्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो इस दुनिया में कभी भी रीइंकार्नेशन ही नहीं ले सकते थे, कभी भी उनका पुनर्जन्म ही नहीं होगा। इस बैटल के बाद इलेक्ट्रोलस काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है और उसको श्राप भी लग चुका था ग्लोरियस चर्च के पोप के द्वारा कि उसे जो युद्ध में चोटें लगी हैं वो कभी भी रिकवर नहीं होंगी और वह जल्दी इन चोटों के द्वारा मारा जाएगा। लेकिन गाइस अगर इलेक्ट्रोलस चाहता तो ग्लोरियस चर्च के पोप के श्राप को तोड़ देता, लेकिन जब वो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने लगातार एकदम लाशें ही लाशें बिछी हुई थी, कुछ था ही नहीं। और इलेक्ट्रोलस इस दुनिया में रहकर करता भी क्या, उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी। एक तो उसने इतनी ज्यादा भयानक बैटल भी लड़ी थी, मतलब उसका दिल कर रहा था कि अब इसे दुनिया छोड़कर जाना है। इसी के साथ वहां पर इलेक्ट्रोलस ने टावर ऑफ इटर्निटी का निर्माण किया और 7वें फ्लोर पर जाकर समाधि ले ली। और गाइस मैं ये बात खुद नहीं बोल रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रोलस चाहता तो उस ग्लोरियस चर्च के पोप के श्राप को तोड़ नहीं सकता था। इलेक्ट्रोलस ऐसा कर सकता था, वो खुद बोलता है कि अगर मैं चाहता तो श्राप को तोड़कर रिकवर भी हो जाता और इस दुनिया में 10-15 हजार साल तक और भी जीवित रहता और गॉड भी बन जाता। लेकिन जब एक इंसान अंदर से टूट जाता है और उसके अंदर जीने की कोई भी इच्छा नहीं होती ना, तो संसार की सारी चीजें उसके लिए व्यर्थ होती हैं। तो यही सेम एक चीज इलेक्ट्रोलस के साथ भी हुआ था और वह जाकर टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर पर समाधि ले लेता है। तो फिर गाइस वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो गॉड इलेक्ट्रोलस से बोलता है भाई तुमने ये सब क्यों किया, अगर तुम चाहते तो केवल तुम अपना बदला पप्पू लाल, फूलो और पोंगो किंगडम के किंग से ही ले सकते थे, तुमने पूरी इंसानियत के 90% जनसंख्या को क्यों खत्म कर दिया। और ऐसे गाइस बहुत सारी अजीब अजीब सी बातें करता है जो मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि अगर यही सेम चीज़ अगर उसके शायर के साथ हुई होती
तो लॉन्ग हाउचेन क्या करता, मतलब पोंगो किंगडम का वो जो राजा था वो 3 बड़े किंगडम में से एक का राजा था। और देखा जब गॉड इलेक्ट्रोलस ने पूरे पोंगो किंगडम को तबाह किया तो जाकर ग्लोरियस चर्च के अंदर छिप गया, उसकी बेटी और उसका जो दामाद थे पप्पू पुलाल। फिर उसके सामने पूरी मानवता खड़ी। तो क्या इलेक्ट्रोलस फूलो, पप्पू लाल और पोंगो किंगडम के राजा को ऐसे छोड़ देता कि जाओ भाई तुम लोग आराम से जियो, और इलेक्ट्रोलस किसी को भी नहीं मारता। मतलब यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन की मुझे बात काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो इधर आते हैं, चलिए गॉड इलेक्ट्रोलस की तरफ। इलेक्ट्रोलस बोलता है तुम्हारी प्यार की भावनाओं को देखकर जब मैं पीछे की बातें सारी चीज़ सोचता हूँ तो मुझे भी ये एहसास होता है मैंने गलत किया, मुझे इतने सारे लोगों को ख़त्म नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब वो हो चुका है उसे मैं बदल नहीं सकता। और रही बात मेरी विरासत की, तो मैं समझ चुका हूँ मेरी विरासत सच में बहुत ज़्यादा घटिया है, तो इस विरासत को मेरे साथ ही खत्म होना चाहिए, मैं तुम्हें ये विरासत नहीं दूंगा। और रही बात लॉन्ग हाउचेन तुम्हें जिंदा करने की, तो मैं तुम्हें जिंदा जरूर करूंगा। मैं मूल रूप से पहले सोचता था कि इस दुनिया में जितने भी मनुष्य है ना वो सबसे ज्यादा घृणित और विषम प्राणी है, सभी को सुधारा नहीं जा सकता। लेकिन आप दोनों के बीच की भावनाओं को देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में बहुत ज्यादा गलत था। आप दोनों में सच में काफी ज्यादा प्यार है, आप दोनों एक दूसरे के लिए अपना दिल भी देने को तैयार है बिना हिचकिचाहट के। लॉन्ग हाउचेन आपका शायर के लिए प्यार काफी ज्यादा तुलनीय है, आप शायर के लिए सन ऑफ लाइट की भी पावर को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। आप दोनों ने मुझे आखिरकार दिखाई दिया कि सच्चा प्यार क्या होता है, एक सच्चा जोड़ा जो मृत्यु तक एक दूसरे से जुड़ा रहता है। और आप दोनों की भावनाओं को देखकर ये मैं समझ गया कि सभी इंसान घृणित प्राणी नहीं होते हैं। इसलिए वास्तव में यह बेरहम इच्छा थी मेरी कि मैंने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। और इसी के साथ गॉड इलेक्ट्रोलस के आसपास जो नेक्रोमेंसी की ऊर्जा भयानक तरीके से घूमती थी वो अचानक से गायब होने लगती है और वहां पर एक शुद्ध है सन ऑफ लाइट की ऊर्जा घूमने लगती है। गाइस ये ऊर्जा बहुत ही ज्यादा प्योर थी और पूरे टावर ऑफ इटर्निटी को घेरने लगती है, पूरा टावर ऑफ इटर्निटी भी शुद्ध होने लगता है। इतनी ज्यादा आसपास प्योर एनर्जी घूमने लगती है ना, उस एनर्जी का कहना ही क्या। इलेक्ट्रोलस बोलता है लॉन्ग हाउचेन मेरे पास जितनी भी सन ऑफ लाइट की ऊर्जा थी मैं उन सभी का यूज करूंगा, तुम्हारे लिए एक नए दिल का निर्माण करूंगा। यह दिल जो बनेगा वो इस पूरे रियलम का सबसे ज्यादा स्पेशल दिल होगा। इसी के साथ जो इलेक्ट्रोलस होता है वो अपनी टेक्निक कैसे यूज करता है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक उसका जो ऐसे कब्र था उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा मोटी ऐसे सुनहरी प्योर इतनी ज्यादा प्योर सन ऑफ लाइट की ऊर्जा निकलती है और सीधे लॉन्ग हाउचेन की बॉडी में घुसने लगती है। इलेक्ट्रोलस बोलता है लॉन्ग हाउचेन कल्टीवेशन की मुद्रा में जाओ, यह ऊर्जा तुम्हारी दिल का नया निर्माण करेगी। इसी के साथ जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठ जाता है। इलेक्ट्रोलस शायर की तरफ देखता है और कहता है शायर बेटी तुम सच में काफी ज्यादा प्यारी लड़की हो, अब मैं इस दुनिया से जल्दी गायब होने वाला हूँ, तो जाने से पहले तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारी कष्ट है तो मैं उन सभी को कष्टों को दूर कर दूंगा। अगर तुम मुझे अपना मास्टर मान सकती हो तो मानना, वरना नहीं मानना है तो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे पिछले कर्म कुछ ऐसे ही बहुत ही ज्यादा घृणित है जिनसे मुझे कोई भी मास्टर स्वीकार नहीं करेगा। बट मैं तुम्हारे लिए जितना कर सकता हूँ उतना करूंगा। इसी के साथ जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वो पूरा टावर ऑफ इटर्निटी शायर को दे देता है। जिस तरह से गाइस लॉन्ग हाउचेन के पास वो डिवाइन शील्ड नहीं है, वो सेल वाला यार, उसी तरह से समझे पूरा शायर ना टावर ऑफ इटर्निटी को कंट्रोल कर सकती है, कहीं भी बुलाकर किसी से भी फाइट कर सकती है, किसी को भी उसके अंदर कैद कर सकती है। पूरा टावर ऑफ इटर्निटी की नई मालिक अब शायर बन चुकी है। गॉड इलेक्ट्रोलस जो लॉकेट होता है वो भी शायर को दे देता है और कहता है इसमें बहुत ही ज्यादा प्योर डेथ एनर्जी मौजूद है। जब मैं अपने समय में सन ऑफ लाइट की पावर से और नेक्रोमेंसी की डेथ क्यूआई को मिला रहा था तो ये प्योर एनर्जी तैयार हुई थी। यह प्योर एनर्जी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बढ़िया है और इससे तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ेगी। और मैं देख सकता हूं कि तुम गॉड ऑफ डेथ की इनहेरिटेंस भी पा चुकी हो, लेकिन यह विरासत तुम्हें काफी ज्यादा कष्ट देती है। इसी के साथ जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वो अपनी पावर्स का ऐसे यूज करता है, शहर की तरफ ऐसे एक बाउंडर नियर ऐसे एनर्जी घूमती है। यह जो एनर्जी होती है वो इतनी ज्यादा प्योर होती है कि शहर की पूरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो होता है। शहर के पास जो डेथ ऑफ गॉड का वो बड़ा सा ऐसे दरांती नहीं था गाइस, ऐसे लेकर चलती कटाना नियर, उस कटाने को बहुत ही ज्यादा प्योर कर देता है और सीधे शहर के साथ मिला देता है।
तो गाइस यहाँ पर जो सैर नहीं थी वो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा कष्ट रहते हुए वो चाकू वाला टेक्निक वक्निक सीखती थी। और जो उसने 7 डेथ ऑफ आर्ट टेक्निक नहीं था उसका उसने 6 बार इधर यूज़ किया था, तो उसकी 6 इंद्रियां चली गई थी। ना ही वो देख पाती थी, ना सुन पाती थी, ना कुछ कर पाती थी। केवल उसके पास महसूस करने की सेंस बचा हुआ था। आपने इन टेक्निक्स को बहुत ही बार देखा होगा, बहुत सारे एपिसोड्स के अंदर सैर ने इन टेक्निक्स का यूज किया था। तो इसी टेक्निक को गॉड इलेक्ट्रोलस सैर के साथ बढ़िया से मिला देता है और उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर कर सीधे वो टेक्निक ऐसा बना देता ना। अब सैर सातों के सातों अगर उस टेक्निक के पार्ट यूज कर देगी ना, उसका एक भी सेंस नहीं जाएगा, ना ही उसे एक कष्ट होगा, ना ही कुछ दर्द होगा, कोई भी पीड़ा उड़ा नहीं होगी। मतलब सीधे उसने गॉड ऑफ डेथ की इनहेरिटेंस को ही बदल कर रख दिया। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को ही पेरेंट कर देंगे, थोड़ा सा इसमें पार्ट बचा हुआ है, उसके बाद गॉड इलेक्ट्रोलस इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। तो गॉड इलेक्ट्रोलस की कहानी आपको कैसी लगी और फिर यहाँ पर हायू कैसे जिंदा होगा, ये सब मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। तो थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड के लिए अच्छा सा कमेंट और लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस गॉड इलेक्ट्रोलस के पास जितनी भी सन ऑफ लाइट्स की ऊर्जा थी उन सभी का यूज करता और लॉन्ग हाउचिन के दिल का निर्माण शुरू कर देता है। यानी आप सिंपली बोल सकते हैं कि लॉन्ग हाउचिन अब जिंदा होने वाला है। साथ ही साथ इलेक्ट्रोलस ने पूरी टावर ऑफ इटर्निटी की नई मालकिन को सैर को बना दिया है। यानी अब सैर फाइट में पूरी टावर ऑफ इटर्निटी को ही बुला सकती है। यानी अगर वो किसी से लड़ ये टावर चला चला कर मारेगी। साथ ही साथ सैर के पास डेथ ऑफ गॉड की जो इनहेरिटेंस वाली 7 आर्ट ऑफ डेथ ऑफ टेक्निक थी, जब भी सैर इन टेक्निक्स का यूज करती थी तो उसकी कोई ना कोई इंद्रियां चली जाती थी और गॉड इलेक्ट्रोलस उसको भी मॉडिफाई कर देता है। यानी शायर अब जब भी 7 आर्ट ऑफ डेथ ऑफ गॉड की टेक्निक्स का इस्तेमाल करेगी, इसमें टोटल 7 मूव्स हैं। अभी तक हमने शायर को देखा 6 मूव्स को इस्तेमाल करते हुए। अब शायर अगर सातों के सातों मूव यूज कर देगी ना, तो भी उसे कोई भी इंद्रियां नहीं खोने पड़ेगी। जब शायर इतने सारे रिवॉर्ड्स गॉड इलेक्ट्रोलस से पाती है तो वो भी काफी ज्यादा भावुक हो जाती है और तुरंत गॉड इलेक्ट्रोलस के सामने झुककर उसे अपना मास्टर स्वीकार कर लेती है और मास्टर भी बोलती है। इलेक्ट्रोलस बोलता है, शायर तुम्हारे मुंह से मास्टर शब्द सुनकर मुझे काफी ज्यादा खुशी महसूस हुई। इसी के साथ मैं इस रियलम को हमेशा के लिए छोड़कर अब जाने वाला हूँ। मेरी सोल अब इस रियलम को छोड़कर जा रही है, बट मुझे हमेशा गर्व रहेगा कि मैंने तुम जैसी एक डिसाइपल को पाया। और इसी के साथ जो गॉड इलेक्ट्रोलस की सोल होती है वो वहां से चली जाती है। और फिर गाइस इलेक्ट्रोलस की सोल हमें सोल लैंड 2 में देखने को मिली थी। यानी वो इस रियलम को छोड़कर सोल लैंड 2 वाले रियलम में चली गई थी। फिर गाइस हमें सैर को दिखाया जाता है, जहां पर जो सैर होती है वो लॉन्ग हाउचिन की तरफ देखती है। लॉन्ग हाउचिन का दिल का निर्माण अभी भी चल रहा होता है। दिल का निर्माण होने में गाइस समय लगने वाला था, इसलिए जो सैर होती है वो टावर ऑफ इटर्निटी के 6वें फ्लोर पर आती है। और फिर शायद सभी टीम मेंबर्स को बता दिया है कि जो लॉन्ग हाउचिन है वो जिंदा हो चुका है। जैसे लॉन्ग हाउचिन के सभी टीम मेंबर्स लॉन्ग हाउचिन के जिंदा होने की खबर सुनते हैं, वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहां पर जो सैर होती है वो सारी अपनी घटना बताती है, 7वें फ्लोर पर क्या किया हुआ, और उन सभी को गॉड इलेक्ट्रोलस की कहानी बताती है कि गॉड इलेक्ट्रोलस के साथ क्या किया हुआ था और आखिर उसने पूरी मानवता के 90% जनसंख्या को एंशिएंट टाइम में क्यों खत्म किया था। जब सभी टीम मेंबर्स गॉड इलेक्ट्रोलस की कहानी सुनते हैं तो वो सभी गॉड इलेक्ट्रोलस के लिए दुख प्रकट करते हैं, क्योंकि गाइस गॉड इलेक्ट्रोलस की कहानी सच में काफी ज्यादा दुखद थी। मुझे पूरे थ्रोन ऑफ स्टील में सबसे ज्यादा पसंद इसी बंदे की कहानी आई है। आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। फिर वहां पर जो सैर होती है वो सभी लोग से बोलती है, चलो टावर ऑफ इटर्निटी में काफी ज्यादा प्योर एनर्जी मौजूद है, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और सारी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करके अपना लेवल अप जल्दी से जल्दी करना चाहिए। इसलिए जो सैर होती है वो सभी को लेकर 7वें फ्लोर पर पहुंच जाती है। जब सभी लोग लॉन्ग हाउचिन को कल्टीवेशन करता हुआ देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि जब उन्होंने डायमंड गॉड एम्परर को लॉन्ग हाउचिन को मारते हुए देखा था तो उनका भी दिल एकदम छल्ली छल्ली महसूस हो रहा था। लेकिन अब उन्हें काफी ज्यादा खुशी महसूस होती है। सैर सभी से कहती है, सारे लोग कल्टीवेशन करने के लिए 7वें फ्लोर की सभी एनर्जी को एब्सॉर्ब करें। उसके बाद सभी लोग ही कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठ जाते हैं और आसपास जितनी भी ज्यादा प्योर एनर्जी मौजूद थी वो सारे धड़ाधड़ एब्सॉर्ब करने लगते हैं। जब इन सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को वो लोग एब्सॉर्ब करते हैं तो उन्हें एहसास होता है, भाई ये एनर्जी एकदम मक्खन की तरह है,
ये लोग इन सभी एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा ईजिली और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्पीड से एब्सॉर्ब कर रहे हैं, जिनकी इस वजह से ना इनकी स्पिरिचुअल पावर की संख्या धड़ धड़ बढ़ने लगती है। फिर वहाँ पर हमें शायर को दिखाया जाता है जो टावर ऑफ इटर्निटी के लॉकेट को निकालती है। गाइस, गॉड इलेक्ट्रोलस ने ये भी शायर को दिया था। इसके अंदर गॉड इलेक्ट्रोलस की सारी प्योर डेथ एनर्जी मौजूद है। और इसी के साथ शायर जैसे ही टावर ऑफ इटर्निटी के उस लॉकेट के अंदर जो भी एनर्जी थी वो अपनी बॉडी में एब्जॉर्व करना शुरू करती है। भाई, उसकी कल्टीवेशन पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ने लगती है। लमसम 2 से 3 घंटे के अंदर वो लेवल 8 के पीक पर पहुंच जाती है और कुछ ही टाइम में वो लेवल 9 पर भी ब्रेक थ्रू कर सकती थी। इतनी ज़्यादा भयानक उसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ने लगती है। शायर भी देखकर ये काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। और फिर गाइस, हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर फाइनली लॉन्ग हाउचन के दिल का निर्माण कंप्लीट हो जाता है। और जैसे लॉन्ग हाउचन का दिल का निर्माण होता है वहां पर एक बहुत ही ज्यादा भयानक हवा फूट पड़ती है। लॉन्ग हाउचन अपनी आंखें खोलता है और अपने हायू के साथ कॉन्ट्रैक्ट को महसूस करता है। गाइस, हमें हायू की दुनिया को दिखाया जाता है। हायू की दुनिया में खतरनाक खतरनाक ऐसे पूरी लहरें उबलने लगती हैं और हायू फिर से खड़ा हो जाता है और उसके 6 सर दहाड़ मारते हैं। लॉन्ग हाउचन भी जब हायू के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट महसूस करता है तो भी एकदम शांति की सांस लेता है। और फिर लॉन्ग हाउचन अपने दिल पर ध्यान देता है। एक नॉर्मल कल्टीवेटर का दिल लाल कलर का होता है, लेकिन लॉन्ग हाउचन का दिल पूरे गोल्डन कलर का था। और उसके आसपास जो आभा घूम रही होती है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा भयानक होती है। साथ ही साथ लॉन्ग हाउचन के पास जो इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो 120 पहुंच चुकी होती है। गैस, इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी, अगर आपने थ्रोन ऑफ सील के स्टार्टिंग के एपिसोड्स देखे होंगे जहां पर डीमन हंटर स्क्वाड बनाने के लिए जो कंपटीशन हो रहा था तो वहां पर स्पिरिचुअल एनर्जी को नापा गया था। सॉरी गाइस, इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी को नापा गया था। तो वहां पर शायर का आई थिंक 99 आया था कि 92, और लॉन्ग हाउचन का आई थिंक 100 आया था। ये सीधे बढ़कर 120 हो जाती है। और लॉन्ग हाउचन का ये जो हार्ट है उसका नाम है हार्ट ऑफ इटर्निटी। तो हार्ट ऑफ इटर्निटी लॉन्ग हाउचन के दिल के साथ जुड़ा है। तो समझिए लॉन्ग हाउचन को काफ़ी ज़्यादा पेन वन हुआ था, मतलब काफ़ी ज़्यादा चिल्लाया था, तो मैंने उस पार्ट को स्किप कर दिया है। और लॉन्ग हाउचन का पूरा नए नसे नसे ना उस दिल के साथ जुड़ी थी, जिसकी वजह से आप ये समझ सकते हैं लॉन्ग हाउचन इस समय कल्टिवेशन लेस हो चुका था। लॉन्ग हाउचन लेवल 1 का कल्टिवेटर बन चुका होता है, लेकिन 3 महीनों तक लगातार लॉन्ग हाउचन टावर ऑफ इटर्निटी में कल्टिवेशन करता है। और 3 महीने के अंदर उसकी जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो 1 लाख स्पिरिचुअल पावर तक पहुंच जाती है। 1 लाख, गाइस आप समझ रहे हैं कितना बड़ा नंबर है। आप लोग भी सोचेंगे भाई 3 महीने के अंदर ये कैसे हो गया। लॉन्ग हाउचन बचपन से ही 16-17 साल में बढ़िया से कल्टीवेशन किया था, तब लेवल 8 का कल्टीवेटर बना था। उसकी स्पिरिचुअल पावर लमसम 20,000 आई थिंक कुछ थी। अब वो 3 महीने के अंदर 1 लाख कैसे पहुंच गई भाई, ये सब कैसे हो गया। तो गाइस, ये कमाल था हार्ट ऑफ इटर्निटी का। हार्ट ऑफ इटर्निटी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। साथ ही साथ लॉन्ग हाउचन की स्पिरिचुअल पावर 1 लाख पहुंच जाती है तो एक कल्टीवेटर लेवल 9 का कल्टीवेटर बन जाता है। लेकिन लॉन्ग हाउचन को ऐसा महसूस होता है कि भाई वो लेवल 9 का कल्टीवेटर बना ही नहीं है, वो लेवल 8 के अभी भी पीक पर अटका हुआ है। तो लॉन्ग हाउचन भी शॉक हो जाता है कि भाई ये कैसे हो गया। तो गाइस, लॉन्ग हाउचन की जब हार्ट ऑफ इटर्निटी उसके शरीर में घुसा था ना, तो लॉन्ग हाउचन का जो लेवल अप करने का क्राइटेरिया था वो बढ़कर 1,20,000 हो चुका है। यानी जब लॉन्ग हाउचन की स्पिरिचुअल पावर 1,20,000 तक पहुंचेगी तब वो लेवल 9 को ब्रेक थ्रू करेगा। तो गाइस, ये तो अभी टेलर था। जब लॉन्ग हाउचन टावर ऑफ इटर्निटी से बाहर निकलेगा तो आप जानते हो उसकी स्पिरिचुअल पावर क्या होगी, 5 लाख है। आप समझ सकते हैं इंसानियत का सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बाहर बनकर निकलेगा जब वो टावर ऑफ इटर्निटी से बाहर निकलेगा। और जब डीमन गॉड को इसके बारे में पता चलेगा तो भाई क्या ही सीन होने वाला है। जब लॉन्ग हाउचन की पावर लेवल 8 पर थी और जब लॉन्ग हाउचन को डीमन गॉड ने घेर लिया था तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचन ने अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए डेमन गॉड के हाथ पर एक कट लगा दिया था। लेकिन जब उसकी पावर 5 लाख पहुँच जाएगी और जब वो सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल कर लेगा और फिर हायू के पास जो 6 सर है वो बढ़कर 8 सिर हो जाएंगे, तो भाई आगे की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फिर हमें यहाँ से 4 साल बाद का सीन शिफ्ट कर दिया जाता है। लॉन्ग हाउचन और उसके सभी टीम मेंबर्स टावर ऑफ इटर्निटी में टोटल 4 सालों तक कल्टीवेशन करते हैं। कोई भी इस दुनिया में उनके बारे में नहीं जानता था कि वो लोग जीवित हैं या मर चुके हैं। उसके बाद हमें यहाँ से मेष टेम्पल का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर एक गुलाबी बालों वाली लड़की गाइस ये होती है लीशिन। लीशिन आसमान की तरफ देख रही होती है, तभी जो हरे बालों वाले बंदा नहीं है उसका नाम गाइस लिनसुआन है, उसके ग्रैंडफादर सीधे लिनशिन के पास आते हैं और कहते हैं लिशिन बेटा तुम कब तक लिनसुआन का इंतजार करोगी? तुम भी जानती हो होली वार में डेमन गॉड ने अनाउंसमेंट किया था कि लॉन्ग हाउचन मर चुका है और 4 सालों में उसके डीमन हंट स्क्वाड के किसी भी मेंबर्स की हमें कोई भी खबर नहीं मिली है। तो आई थिंक तुम समझ रही हो ना, लिनसुआन मेरा पोता है, बट मैं कहना चाहूँगा तुम्हारी अभी एज है, तुम्हें ये सारी चीज़ें भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर जो लिनशिन थी ना वो भी अभी भी लिनसुआन का और लॉन्ग हाउचन के सभी टीम मेंबर्स का मेज टेम्पल में ही वेट कर रही थी। वो मेज टेम्पल से निकली नहीं थी। दरअसल जब होली वार चल रहा था ना तो उसका डीमन हंट स्क्वाड मेज टेम्पल के सपोर्ट के लिए आया था, लेकिन उसका डीमन हंट स्क्वाड का जो कैप्टन था वो खत्म हो चुका था और कैप्टन खत्म होने का मतलब पूरा डीमन हंट स्क्वाड भंग हो चुका है। और यहाँ पर लिनशिन अभी भी लॉन्ग हाउचन और उसके सभी टीम मेंबर्स का वेट कर रही है, स्पेशली लिनसुआन का। लिनसुआन गाइस वही हरे बालों वाला बंदा जिससे लिनशिन प्यार करती है। तो लिनशिन भी बोलती है अरे दादाजी आप मुझे मेज टेम्पल से निकालना चाहते हैं क्या? तो वहाँ पर जो लिनसुआन के दादाजी होते हैं गाइस, हरे बालों वाला बंदा जो नहीं है उसी के दादाजी लिनशिन से बोल रहे हैं कि भाई तुम अभी जवान हो। देखो मैं कहना तो नहीं चाहूँगा लिनसुआन मेरा ही पोता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कमीना है। सच में वह तुम जैसी लड़की को डिजर्व नहीं करता था, बट पता नहीं तुम उससे कैसे फंस गई। लिनसुआन के दादाजी बोलते हैं मुझे भी लिनसुआन के लिए काफ़ी ज़्यादा दुख है, हमने बहुत ही ज़्यादा छान मारा, मैं भी उसका हमेशा इंतज़ार करता ले रहता हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हें इतना ज़्यादा उदास देखता हूँ और हमेशा लिनसुआन के बारे में सोचता हुआ देखता हूँ तो सच में मुझे भी काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम सारी चीज़ें भुलाकर आगे बढ़ो। बट वहाँ पर जो लिनशिन होती है वह कहती है मैं लिनसुआन को कैसे भूल सकती हूँ। इसी के साथ वहाँ पर जो लिनसुआन के दादाजी होते हैं वह कहते हैं अरे तुमने इस कंपटीशन के बारे में सुना है लिनशिन, गैदरिंग ऑफ 6 टेम्पल। तुम जान रही हो 6 टेम्पल की जो भी रैंकिंग होती है ना उसके लिए बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स है, लाइक मेज टेम्पल के लीडर, नाइट टेम्पल के लीडर और जितने भी गैस 6 टेम्पल के लीडर्स और पावरफुल कल्टिवेटर्स हैं वो लोग आपस में कंपटीशन करते हैं और जो भी टेम्पल सबसे ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन करता है उसके हिसाब से उस टेम्पल को रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। तो होली सिटी में ये कंपटीशन होने वाला है, तो चलो वहाँ पर तुम्हें भी चलना चाहिए। मैं अभी अपने मेज तरफ टेम्पल की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो तुम्हें भी वहाँ पर चलना चाहिए, तुम्हारा भी मूड ठीक हो जाएगा। तो गाइस लॉन्ग हाउचन इसी कंपटीशन में दिखाई देगा और यहीं पर लॉन्ग हाउचन का जो डीमन हंट स्क्वाड है वो अपना अलग ही एक टेम्पल बनाकर लड़ेंगे। लिनसुआन के दादाजी बोलते हैं अरे लिनशिन मैं देख सकता हूँ तुम भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हारी कल्टीवेशन भी लेवल 8 तक पहुँच चुकी है, तो तुम्हें भी नाइट टेम्पल में जाकर गोल्डन फाउंडेशन आर्मर के लिए फाइट करनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक गोल्डन फाउंडेशन आर्मर प्राप्त कर पाओगी? तो वहाँ पर गाइस लिनशिन ना नाइट टेम्पल से बिलोंग करती है और नाइट टेम्पल में गोल्डन फाउंडेशन आर्मर वाला एक कंपटीशन होता है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो वहाँ पर जो लिनशिन होती है वह कहती है अरे मैं जाऊँगी ना, बट जो गोल्डन फाउंडेशन आर्मर है वैसे भी उसकी बहुत ही ज़्यादा कमी होती है, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगी। तो वहाँ पर जो लिनसुआन के दादाजी होते हैं वह कहता है अरे तुम कैसे नहीं जीत पाओगी, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। देखो मैंने तुम्हारे लिए 2 बड़ी बड़ी तलवारों का सेट बनवाया हुआ है, तुम्हें इसका यूज़ करना चाहिए, वो सेट का ऑर्डर कुछ टाइम में आ जाएगा। तो वहाँ पर जो लिनशिन होती है वो पहले तो थोड़ा सा ना करती है, बट वो कुछ टाइम बाद मान जाती है। और फिर गाइस हमें यहाँ से होली सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डेस्क पर एक ब्यूटीफुल सी लड़की बैठी हुई थी और उसके भी आंखों में थोड़े सी अजीब सी भाव थे। और फिर वह मन ही मन बोलती है कि मोटे टकले सीमा जियान, तुमने कहा था तुम मेरे लिए वापस आओगे, लेकिन 4 साल हो चुके हैं, मैं जानती हूँ कि तुम जिंदा हो, बट आखिर तुम यहाँ पर आ क्यों नहीं रहे हो? और गाइस आप इस लड़की का नाम बता सकते हैं? उस लड़की के हाथ में एक बैगनी कलर का मोती था जो चमक रहा होता है, तो आप समझ चुके होंगे ये लड़की कौन है। ये है सीमा सियान की लवर। तो आप लोग इस बंदी का नाम मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और क्या मैं इस सीरीज़ को ऐसे स्टार्ट करूँ और इसके एपिसोड ऐसे डेली बाय डेली डालता रहूँ? तो इसके लिए आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय।